नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसके ऊपर आज का हमारा पूरा डिस्कस रहेगा, जिसमें हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर रूस यूक्रेन पर हमला क्यों कर दिया। क्योंकि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और इस हमले के कारण कई सारे जन धन की हानि हुई ना, रसिया की भी हुई और यूक्रेन के अंदर भी कई सारे लोग मारे गए, कई सारे आर्थिक स्थिति जो है ना, धन की हानि हुई, आर्थिक स्थिति में गिरावट हुआ। तो ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या हुआ था, अतीत में ऐसा क्या हुआ, इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला कर दिया। ऐसा क्या हुआ था, कौन सा कारण है, और इस हमले के बाद विश्व के अन्य देशों का क्या प्रतिक्रिया रहा, उसको भी समझेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि इस युद्ध का प्रभाव वैश्विक स्तर पर कितना होगा और हमारे देश पर, भारत पर भी, जबकि हमारे देश के अंदर तो हमारे ऊपर भी, आपके ऊपर भी, सबके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। और रसिया और यूक्रेन का जो ऐतिहासिक संबंध है, उस संबंध को भी समझेंगे। क्योंकि देखिए, हमने जब हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, उसमें हमने बताया भी था कि कोई भी कारण, यानी देखिए वर्तमान में जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी चीज़ घटित हो रहा है, वो किसी न किसी अतीत से रिलेट करता है। यानी अतीत में, इतिहास में, या पिछले कुछ दिनों में या कुछ सालों में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से वर्तमान में हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। ये हमने हिस्ट्री के क्लास में डिस्कस किया था। उसी तरीके से इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। ऐसा तो नहीं है कि एकाएक किसी के मन में आया, यानी मान लेते हैं व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया के राष्ट्रपति, उनके मन में आया कि नहीं आज हम युद्ध खेलेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ, कुछ ना कुछ कारण होगा और बड़ा कारण होगा, तभी तो इतना बड़ा हमको घटना देखने को मिल रहा है। तो इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे और एक बेसिक आधार इसके बारे में समझेंगे, आखिर क्या चल रहा है, माहौल क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि कारण क्या है, इसको होने का कारण क्या है, और भारत यहाँ पर अपना रोल किस तरीके से अदा कर सकता है। इन सारे चीज़ों को, इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम आपको ये बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रसिया वर्सेस यूक्रेन। रसिया वर्सेस यूक्रेन आज का हमारा ये टॉपिक है। हम लोग समझते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है उसका मेन कारण क्या है, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम आपको ये बता दें कि 24 फरवरी 2022 को रूस ने क्या कर दिया है, रूस को ही रसिया कहते हैं, ठीक है, हिंदी में रूस कहते हैं। रसिया ने क्या किया कि यूक्रेन पर हमला कर दिया। और हमला करने के पीछे तर्क क्या दे रहा है रसिया? तर्क ये दे रहा है कि रूस और यूक्रेन जो है एक ही समुदाय से बिलोंग करते हैं, एक ही समुदाय के हैं। क्या है? एक ही समुदाय के हैं, ठीक है। पहला तर्क तो ये दिया गया। दूसरा तर्क क्या होगा? देखिए समुदाय, जनरली कम्युनिटी की बात हो रहा है। समुदाय क्या होता है? एक ऐसे एरिया की बात होता है। देखिए समुदाय का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एरिया जिसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हो, इस एरिया के अंदर जितने भी लोग रह रहे हो, उन लोगों का सामाजिक व्यवस्था एक जैसा होगा, सांस्कृतिक व्यवस्था एक जैसा होगा, धार्मिक प्रथाएं एक जैसा होगा, मतलब सब सेम रहता है। समुदाय इस तरीके से चलता है, मतलब हर तरीके का नियम वहाँ पर, जीने का नियम, समाज का नियम, किसी भी चीज़ का वहाँ पर जो भी इस एरिया के अंदर जो भी नियम लागू होगा वो सबके लिए समान होता है। यानी कि ये एक समुदाय है, ठीक है, ये एक कम्युनिटी है। और रसिया कह रहा है कि रसिया, यूक्रेन, ये सब एक ही समुदाय के हैं, ठीक है। और एक और है बेलारूस, तो ये तीनों एक ही समुदाय के हैं। पहला कारण तो ये हुआ। तो आप समझिएगा कि एक ही समुदाय के है तो फिर युद्ध क्यों किया भाई?
तो कहना यह है कि यूक्रेन ने अपने अंदर, जैसे देखिए एक आपको हम एक छोटा सा टॉपिक बताते हैं, जैसे एग्जांपल बताते हैं। हमारे परिवार में मान लेते 10 लोग हैं, हमारे परिवार में 10 लोग हैं, या फिर आप अपने ऊपर मान लीजिए 10 लोग हैं परिवार के अंदर। तो उस परिवार में क्या हुआ कि 2 लोग ज़्यादा, मतलब 2 लोग साइड, मतलब 2 लोगों को, अब देखिए हम आपको चीज़ बात है, जैसे 10 परिवार है हमारा, ठीक है। तो 10 परिवार में 2 लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है, 2 लोग ये है, और एक तीसरा जो है वो क्या कर रहा है, इन दोनों पर अत्याचार कर रहा है, इन दोनों पर कुछ ना कुछ कर रहा है, मतलब इन दोनों को सही से जीने नहीं दे रहा, ठीक है, इनको स्वतंत्र रूप से जीने नहीं दे रहा। कौन? ये तीसरा। तो बाकी के जो 7 बच गए, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसमें से भी 2-4 जो हैं वो कहेंगे छोड़ो ना, अब क्या वो कर रहा है, उसके चक्कर में क्या रहना है, छोड़ो हटाओ, हम ठीक है ना। ऐसा होता ही है, परिवार के अंदर भी ऐसा होता है। लेकिन हुआ क्या, एक और जो था 5वां या फिर जो 6ठा नंबर का था, वो क्या कर दिया, 2 और बचा ना, 4 तो कोई मतलब ही नहीं है, और 2 बेचारा अत्याचार सह रहा है, और तीसरा क्या कर रहा है कि उस पर अत्याचार कर रहा है। 2 और बच गया, तो 2 कह रहा है कि भाई आपस में मिल करके बात क्या, बोला भाई कैसे, मतलब एक ही परिवार के हैं और इस पर कोई अत्याचार करे, हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको मना कर रहा है, ठीक है, भाई वैसे मत करो, ये मना कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है नहीं, हमको मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा बात? तो ये तनाव का स्थिति पैदा करेगा ना। तो सबसे पहला कारण तो ये बना, सबसे पहला कारण एक ही समुदाय के हैं, और जब लोग आपस में झगड़ेंगे तो तनाव का स्थिति तो बनेगा ही। तो ये चीज़ें एक कारण तो ये बताया। दूसरा कारण ये बताया कि यूक्रेन कभी भी स्वतंत्र तो था, लेकिन संप्रभु नहीं था, संप्रभुता को नकार दिया। कौन? रसिया। किसको नकार दिया? संप्रभुता। संप्रभुता को नकार दिया। अब ये संप्रभुता क्या होता है, सॉवरेनिटी क्या होता है? देखिए सॉवरेन कंट्री की बात कर रहे हैं। देखिए संप्रभुता क्या होता है, सॉवरेन, इसको अंग्रेजी में सॉवरेन कहते हैं। सॉवरेनिटी, संप्रभुता को नकार दिया। कौन? रसिया। अब संप्रभु क्या होता है? देखिए हम इस एरिया में मान लेते हैं ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, ये मान लेते हैं ये हमारा देश है। तो हम इस देश के नागरिक है या फिर शासक है या फिर जो भी है, तो हम अपने देश में जो भी नियम लागू करेंगे, हम अपने देश में जो भी नियम लागू करेंगे, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें बाहरी जो कोई भी देश हो, बाहर का कोई भी देश हो, वो प्रतिक्रिया ना दे। हम कुछ भी करें अपने देश के अंदर, बाहरी कोई भी आदमी हमारे जो है ना नियम के विरुद्ध कोई काम न करे, या फिर नियम में बोले, मतलब प्रेशर ना दे कि ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, ऐसा मतलब एक होता है ना, कंट्रोल ना करे, ठीक है। बाहरी कोई भी देश हमारे नियम लागू करने पर, हम अपने देश के अंदर नियम लागू कर रहे हैं और अच्छे से लागू कर पाए, इसके लिए हम मतलब मान लेते हैं हम अपने देश में अच्छे से नियम लागू कर दिए हैं और चल भी रहा है, और बाहरी कोई भी देश हम पर ये दबाव नहीं डाल रहा है कि आप इस नियम को बंद कर दीजिए या हटा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कर रहा, या फिर ये भी नहीं कर रहा कि आप ऐसे कर दिए, ये मतलब कोई कंट्रोल नहीं है। सिंपल सी चीज़ है। तो इस कंट्री का नाम हम कहेंगे कि ये हमारा जो कंट्री है ये संप्रभु है। हम कोई भी नियम को लागू कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं और लोगों से करवा भी सकते हैं। तो हम संप्रभु कंट्री है, हम सॉवरेन कंट्री है, इसको कहते हैं संप्रभुता। अपना प्रभु हम खुद ही हैं, इस तरीके से स्वयं प्रभु, इस तरीके से आप समझिए कि हम अपना भगवान खुद ही है, हम खुद ही काम करेंगे, जो करना है हम खुद ही करेंगे, लोग हमारे ऊपर कंट्रोल ना करें। तो इस तरीके की कंट्री को कहते हैं संप्रभु, ठीक है, सॉवरेन कंट्री कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, तो रसिया कह रहा है क्या कि यूक्रेन कभी भी संप्रभु था ही नहीं, यूक्रेन कभी भी संप्रभु था ही नहीं, क्योंकि संप्रभु तब होता जब ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता। ये स्वतंत्रता तो इसको मिला था, कब मिला था? कम्युनिस्ट पार्टी का जब गठन हुआ था, बोल्शेविक क्रांति जब हुआ था, उस समय की बात है। हम बताएंगे, ऐतिहासिक जब मुद्दा धरेंगे तो उसको भी बताएंगे। वैसे आप इतना समझिए,
रसिया का कहना था कि संप्रभु नहीं है, उसके नियम पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। हम इसको अलग कर दिए थे बोल्शेविक क्रांति के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी बना था, यानी जो समाजवादी साम्यवादी जो पार्टी बना था, उस समय हम इस यूक्रेन को अलग किए थे। हालांकि उसको एक अधिकार क्षेत्र मिला था कि ठीक है तुम अपने इस एरिया में अपना काम कर सकते हो, ऐसा मिला था। हम उसको संप्रभुता का दर्जा नहीं दिए थे। तो अब अगर वो कुछ करेगा अपने एरिया के अंदर अगर कुछ कर रहा है तो हम उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करने देंगे हम जिससे हमको तकलीफ हो, हमको दिक्कत हो। समझा ना बात? हमारे नियम का उल्लंघन हो। तो इस तरीके से रसिया क्या कह रहा कि वो संप्रभुता उसको नकार दिया, संप्रभु राष्ट्र नहीं है, ये कारण है। और भी कई सारे कारण हैं, वर्तमान में भी कई सारे कारण हैं, उसको हम समझेंगे। वैसे एक ही लय में समझेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ऐसे अगर हम ये समझें कि ऐतिहासिक मुद्दा ये है, संघर्ष का कारण ये है, ये वो है, इससे क्या होगा ना, टूट जाएगा। टूट करके फिर जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक कहानी के जैसा, एक स्टोरी के जैसा पूरा माहौल को समझते हैं ताकि आप पूरे अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, इन सारे टॉपिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में रसिया कहाँ पर है, यूक्रेन कहाँ पर है। ये चीज़ें अगर समझ जाए, रसिया के अगल बगल के देश कौन से हैं, यूक्रेन के जो आस पड़ोस के देश हैं वो कौन से हैं, तो ये सारा चीज़ यदि आप समझ जाए तो एक बेहतर जानकारी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया जनरली इस तरीके से, ये एरिया पूरा एशिया महादेश के अंदर आता है। ठीक है, ये एरिया एशिया महादेश है। ठीक है, और ये है यूरोप महादेश। ठीक है, ये है अफ्रीका महादेश। अब ध्यान से इसको नोट भी कर सकते हैं, वैसे आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये एशिया महादेश है, ये एशिया महादेश, ये यूरोप है, और ये है अफ्रीका महादेश। ये दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका महादेश है। ये उत्तरी अमेरिका महादेश है। ठीक है, ये पूरा क्लियर है। जिसमें ये जो अभी अमेरिका की बात हम करते हैं ना, वो ये है। ठीक है, और ये है कनाडा। अमेरिका का यहाँ भी ये थोड़ा सा एरिया अमेरिका का ही है। ये एरिया है कनाडा का, ये है ग्रीनलैंड, और ये है अमेरिका। ठीक है, जिसकी बात करते हैं, ये है मैक्सिको, इस तरीके से। और ये पूरा दक्षिणी अमेरिका है जिसमें ब्राज़ील और अर्जेंटीना वगैरह ये सब है। जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में हम अलग से टॉपिक वैसे भी डिस्कस करेंगे ही। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, और ये है ऑस्ट्रेलिया महादेश। वैसे इसका नाम बदलकर ओशिनिया महादेश कर दिया गया है। तो ये ओशिनिया महादेश है, इसमें ये ऑस्ट्रेलिया देश है। क्लियर हो गया? तो ये सारा चीज़ आपको शायद यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते, ये देखिए कुछ कुछ देश के नाम आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ कुछ यहाँ पर देश के नाम बताते हैं। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है अमेरिका। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट आप यहाँ देख सकते हैं, अमेरिका का कितना एरिया है। ठीक है, इस तरीके से ये अमेरिका है, इसका राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, आपको ये दिखाना था। ये है कनाडा, आप यहाँ देख सकते हैं, ये कनाडा और अमेरिका, ये आपको दिख गया। अब आपको जो मैटर बताते हैं ना, पहले आप यहाँ समझ लें, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये कौन है, ये हमारा भारत है। और भारत से देखिए किस तरीके से है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आना है। ठीक है, ये देखिए ये रूस है, इसको रसिया कह रहे हैं। देखिए ये भारत, ये रूस, ये भारत, ये रूस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रूस का राजधानी देखिए यहाँ पर है, ये जो उजला दिख रहा है ना, ये मॉस्को है, दमास्को, ये रूस का राजधानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। अब देखिए आपको थोड़ा सा और जूम करते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये है यूक्रेन। ठीक है, यह यूक्रेन। अब देखिए एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं। देखिए रूस का ये वाला इलाका ना, ये वाला इलाका इधर साइड में यूरोप महादेश के अंदर आ रहा है, और बाकी ये वाला जो रूस का इलाका है ये एशिया महादेश के अंदर है। तो ज़्यादातर भाग एशिया महादेश में है रूस का, लेकिन यूरोप महादेश के अंदर भी इसका भाग है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है रूस और ये है यूक्रेन। अब विवाद आप यहाँ पर देख करके समझ सकते हैं, ये है रूस, ये है यूक्रेन। ठीक है, और ये देखिए ये जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है ना,
ये एरिया जो छोटा सा यहाँ पर दिख रहा है, ये है क्रीमिया, ठीक है, जिसको 2014 में रसिया ने जीत लिया था युद्ध करके। हम उसके बारे में बताएंगे क्यों ऐसा हुआ था। तो पहले आप इतना समझिए, ये क्रीमिया है, ठीक है, जो अभी रूस के अंदर आ रहा है। अभी देखिए रूस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये रूस अपना एरिया इसको पकड़ लिया, ठीक है। लेकिन यूक्रेन क्या कह रहा है कि नहीं ये हमारा देश है। यूक्रेन कहता है कि नहीं ये हमारा, देखिए यूक्रेन यहाँ पर, इसको यूक्रेन यहाँ पर कब्जा कर लिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम रूस पर क्लिक करते हैं तो रूस कहता है कि नहीं ये हमारा है, हमने इसको जीत लिया है। और वैसे भी अभी रूस का ही है, ठीक है। तो ये माहौल है। अब देखिए थोड़ा सा ना इसके हम आस पड़ोस की बात करते हैं, कौन कौन से सागर है। देखिए इसका नाम है, ये जो सागर है ना ये एक सागर है, ठीक है। इसका नाम काला सागर है, ठीक है, ये काला सागर है, ठीक है। तो ये काला सागर है, ब्लैक सी है। और ये जो सागर है ना, एक और सागर की बात करते हैं, ये सागर, ये जो सागर है, ये इतना लंबा जो ये जो सागर है इसका नाम है बाल्टिक सागर, ठीक है। ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये तो सागर के बारे में बात कर दिया हमने। और एक और सागर की बात करते हैं, ये है भूमध्य सागर, ठीक है। ये जो एरिया है ये है भूमध्य सागर का, ठीक है। इसको भूमध्य सागर कहते हैं, वैसे लिखना क्या आप समझ लीजिए बस। ये भूमध्य सागर, और यहाँ देखिए ये जो एरिया है ये है लाल सागर, ठीक है, ये लाल सागर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अरब सागर, अरेबियन सी जिसको कहते हैं, भारत के पश्चिमी साइड में। तो ये सागर के बारे में आपको पता हो गया। वैसे हमारे लिए काम का चीज़ यहाँ पर ये है ब्लैक सी और बाल्टिक सागर, बस दो हैं, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको हम ये यूक्रेन के आसपास के देश के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इसका बात करते हैं। देखिए ये है यूक्रेन, ठीक है, ये है बेलारूस। तो आप देख सकते हैं उत्तर में बेलारूस है और ये है रसिया। तो उत्तर पूर्वी इलाका में और पूर्वी इलाका में दोनों में है, और दक्षिणी इलाका में भी रसिया का भाग है। लेकिन यहाँ पर दक्षिणी इलाका में हम कहते हैं कि यूक्रेन का दक्षिण में काला सागर है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ये बेलारूस है, ठीक है, ये पोलैंड है, ये स्लोवाकिया है, ये हंगरी है, ये रोमानिया है और ये मोल्डोवा है। तो इतने सारे देश हैं इसके आस पड़ोस में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यूक्रेन के आस पड़ोस में ये जो देश हैं ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारा देश आप वैसे ध्यान से समझ लीजिएगा, ये यूक्रेन है, यूक्रेन के ऊपर बेलारूस, फिर पोलैंड, फिर स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा, ये इतने देश हैं। और इस साइड रसिया है पूरा, इस साइड भी रसिया का इलाका, इस साइड भी रसिया का इलाका। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इलाका है। अब थोड़ा सा और आपको देश के बारे में बात करते हैं। ये है नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे, और ये है स्वीडन और ये है फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये आपको क्लियर हो गया। अब एक और देश की बात करते हैं, कुछ और देश की। ये है इस्टोनिया, ये है लत्विया और ये है लिथुआनिया। ये इस्टोनिया है, लत्विया है और लिथुआनिया है, ये तीन देश इधर, ठीक है। और ये जो इलाका आपको दिख रहा है ना, ये छोटा सा इलाका, ये इलाका जनरली रसिया का ही भाग है, ये रसिया का ही भाग है, ठीक है। देखिए आपको हम दिखाते हैं, यहाँ जैसे ही रसिया पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ये आपको एरिया कवर दिख रहा है ना रसिया के अंदर, तो ये रसिया का ही इलाका है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब देखिए, और ये है जर्मनी। तो इतने सारे देश हैं। एक देश के बारे में और बात करते हैं, ये है डेनमार्क, ठीक है, ये डेनमार्क है, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। इतना क्लियर हो गया। अब आप जो है इसका सिंपल सा एक स्क्रीनशॉट लेकर के अभी रखिए, फ़िलहाल अभी स्क्रीनशॉट, सिंपल सा एक स्क्रीनशॉट रखिए इसका, और इसको जो है यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको थोड़ा सा ऐसे जूम कर देते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम बात करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब काम करते हैं, ये आपको बस दिखाना था कि कौन कौन से देश है, कहाँ पर है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, देख लिए होंगे। अब समझाते हैं पूरा कहानी क्या है, ठीक है। तो अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा मैप देख करके तो समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में ज़रूर आया होगा कि रसिया कहाँ पर है, यूक्रेन कहाँ पर है, अमेरिका, कनाडा, भारत कहाँ पर है, ये सारा वर्ल्ड में लोकेशन आपको ज़रूर पता चला होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कहानी को समझते हैं क्या मैटर है, ठीक है। एक नेक्स्ट पे लेते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। देखिए हमने अभी बताया, अब डायरेक्टली जल्दी जल्दी समझते हैं, ठीक है। ये यूक्रेन है, ठीक है, ये रसिया का इलाका है, ये बेलारूस है, ये पोलैंड है, ये स्लोवाकिया, ये हंगरी है, ये रोमानिया का इलाका है,
ठीक है, और यहाँ पर ये मोल्डोवा है, ये क्लियर। यहाँ पर एक देश है लिथुआनिया, यहाँ लतविया, यहाँ इस्टोनिया, और यह है फिनलैंड का इलाका, ठीक है। यह है बाल्टिक सागर, और यह है स्वीडन, और यह है नॉर्वे। ये सारे देश हैं, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क, ठीक है। ये सारा देश शायद आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे मैप में हमने दिखाया भी, वैसे आप थोड़ा सा रुक रुक करके मैप को देख लीजिए तो आपको ये ध्यान में हो जाएगा कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक है। वैसे देखिए ये है यूक्रेन, ठीक है, अभी की बात करते हैं, वैसे लिख देते हैं शायद जल्दी। देखिए रोमानिया, यह है रोमानिया, यह है मोल्डोवा, 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 यह है हंगरी, यह है स्लोवाकिया, यह है पोलैंड, यह है लिथुआनिया, यह है लतविया, यह है इस्टोनिया, ठीक है। और फिर इधर पकड़ते हैं, इधर देखते हैं तो ये जो इलाका है ना, ये तो बाल्टिक सागर है, ये एक सागर है, ये ब्लैंक एरिया आपको एक सागर दिखाते हैं, ये है बाल्टिक सागर, ठीक है। और ये इलाका है, ये इलाका है काला सागर, ठीक है। यह है फिर यह है नॉर्वे, यह है डेनमार्क, डेनमार्क, ठीक है। और यह है स्वीडन, और ये जो इलाका है यह है फिनलैंड। तो ये पूरा देश शायद आपको अब क्लियर हो गया होगा, ये सारा लिख दिया है। यहाँ पर यह है रसिया, ठीक है। तो ये पूरा देश आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं इस पूरे कहानी को, ठीक है। इसलिए लिख दिया ना ताकि आपको एक थोड़ा सा वर्ड आपको पता चलते रहे, ठीक है। नहीं तो बार बार आप बोलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएगा, कौन लतविया कौन लिथुआनिया, पता नहीं चलेगा। तो कोई बात नहीं, अब कहानी को सुनते हैं। देखिए हुआ क्या है, लगभग आज से हम लोग 9वीं 10वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज से हम लोग 9वीं 10वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, सदी की बात कर रहे हैं, 9वीं से 10वीं सदी। 9वीं से 10वीं सदी कहने का मतलब क्या हुआ कि 900 से ऊपर और 1100 के बीच में, यानी इस तरीके से। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम आपको बताते हैं, हम बोल रहे हैं 19वीं सदी। 19वीं सदी कहने का मतलब ये हुआ, या फिर 21वीं सदी, ठीक है, जो अभी हम लोग चल रहे हैं 21वीं सदी, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो 21वीं सदी अभी चल रहा है, इसका मतलब क्या है 2000 से ऊपर, ठीक है। और 2001, 2002, 2003, 2010, 2012, 2050, 2090, 2099 ऐसे करके कहाँ तक 2100 तक, 2100 तक, 2100 तक। उसी तरीके से 19वीं सदी का मतलब होता है 18वीं, मतलब 1800 से ऊपर और 1900 के बीच में, ठीक है। 1801, 1802, 1803 ऐसे करते करते 1890, 1899 कहाँ तक 1900 के बीच में। 1900 और 1800 के बीच वाले इलाके को कहते हैं, मतलब समय को, इलाका थोड़ी, समय को 19वीं सदी, ठीक है। उसी तरीके से 9वीं सदी कहने का मतलब 800 से ऊपर और 900 के बीच में, और 10वीं सदी कहने का मतलब 900 से ऊपर और 1100 के बीच में। क्लियर है? तो ये सदी शायद आपको क्लियर हो गया होगा, इसी को सेंचुरी कहते हैं। तो आज से 9वीं 10वीं सदी की बात है, लगभग 1000 साल, लगभग 1000 साल से ज़्यादा ही है। तो 9वीं से 10वीं सदी के बीच की बात है। हुआ क्या है, देखिए पहले जनरली कोई ना कोई समूह होता था, जाति होता था, और वो समूह में काम करते थे अपना, ठीक है, आदिवासी टाइप के जीवन जीते थे। और जनरली ये मध्यकाल के टाइम का जो है ना बात है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नॉर्वे है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। तो ये 3 देश हैं, ठीक है। ये तीनों देश के जो मेन जाति थे वो लगभग सेम ही जाति थे, सेम जाति थे।
और सेम समूह में काम करते थे। और इन लोगों का बेसिक काम था हमला करना, किसी भी देश पर क्या करना, हमला करना। हमलावर थे ये लोग, हमलावर थे, हमला करते थे, डाकू की तरह सब कुछ छीन लिया करते थे। किसी भी देश पर मान लेते हैं ये तीनों मिलकर के कहीं गए, जर्मनी के पास गए, पोलैंड के पास गए, इस्टोनिया के पास गए और वहाँ पर जो भी इलाका था उसको छीन लिए, ठीक है। और उस एरिया पर तो कब्जा किया ही, वहाँ के जनधन पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये हमलावर थे। और ये रोमानिया के जो लोग होते थे, रोमानिया के लोग या फिर ये जो यूक्रेन के लोग जो हैं, या फिर ये जो आसपास के जो रोमानिया के जो आसपास के लोग होते थे, वो इन लोगों का नाम देते थे, इन हमलावरों का नाम एक रखे हुए थे जिसको कहते थे वरंगियन। क्या कहते थे, वरंगियन। वरंगियन, ठीक है। इन लोगों का नाम क्या देते थे, वरंगियन समूह, वरंगियन जाति के लोग हैं ये लोग, ठीक है। ये हमलावर का नाम देते थे वरंगियन। कौन देते थे, रोमानिया के लोग, ठीक है। रोमानिया के आसपास के लोग इसको नाम देते थे वरंगियन समूह का। क्लियर है। अब वरंगियन समूह क्या करता था, इसका एक राजकुमार था, वरंगियन समूह का एक राजकुमार था जिसका नाम था रूरिक। ये क्या था, राजकुमार था जिसका नाम क्या था, रूरिक, रूरिक। अब ये रूरिक क्या कर, एक तो राजकुमार था, ठीक है, तो अभी बच्चा ही था, ज़्यादा मतलब बड़ा था नहीं, राजा तो था नहीं, लेकिन ये राजकुमार था। और इसके एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था ओलेग, ओलेग। इसका एक रिश्तेदार था जिसका नाम क्या था, ओलेग। क्लियर है। इसके रिश्तेदार का नाम क्या है, ओलेग। क्लियर। ये ओलेग क्या किया कि लगभग 882 ईस्वी में, 9वीं शताब्दी में, कब, 9वीं शताब्दी, 800 से पार हो गया ना, 900 के बीच में, 882 ईस्वी। तो ओलेग ने क्या किया कि 882 ईस्वी में, ठीक है, 882 लिखा हुआ है ना, 882 ईस्वी में ओलेग ने क्या किया कि ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पर यूक्रेन का भी राजधानी कौन है, कीव, ठीक है, कीव वाले इलाके पर कब्जा कर लिया, इस इलाके पर। और इस इलाके पर कब्जा किया कौन, ओलेग, कब्जा किया। और इस इलाके का नाम रख दिया कि ये इलाका है कीवन प्रदेश, कीवन रस का नाम दिया इसको, कीवन रस। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में यही होता है। तो कीव पर कब्जा करके इसका एक नाम दिया कीवन रस, और ये एक साम्राज्य बना, धीरे धीरे एक साम्राज्य के तौर पर गठित होने लगा, बड़ा साम्राज्य बना। और यदि हम इसकी बात करें तो कीवन रस में कौन कौन से एरिया में आए, देखिए ये धीरे धीरे सारे एरिया को कब्जा किया। ये पहले इतने एरिया को कब्जा किया, फिर ये पूरा यूक्रेन को कब्जा किया, फिर ये इलाका रोमानिया, ये स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, लिथुआनिया होते होते रसिया का भी कुछ इलाका को, इस साइड वाला इलाका को कवर कर लिया। ये एक बड़ा देश बना। और फिर इधर से भी ये लतविया, एस्टोनिया, ये सब, फिनलैंड, फिर ये नॉर्वे और ये डेनमार्क और स्वीडन तो इनका था ही, एक बड़ा देश के रूप में उभर करके आया, एक बड़ा साम्राज्य बनाया यूरोप के अंदर। कौन, कीवन रस, कीवन रस के नाम से। और ये किस वंश के शासक थे ये लोग, रूरिक वंश। कौन सा वंश के शासक है, रूरिक वंश के शासक हैं। और इनको कौन सा, वरंगियन जाति के अंदर इनको रखा जाता था, ठीक है। तो रूरिक वंश के शासक ये लोग थे। अब क्या हुआ कि जब ये पूरा एक बड़ा साम्राज्य बना तो इसको व्यापार भी करना था, अपने शक्ति को और डेवलप करना था। तो अब बताते हैं एक चीज, जैसे नेक्स्ट पेज में लेते हैं। देखिए ये हम बता रहे हैं, ये यूक्रेन है, ये पूरा कीवियन साम्राज्य हो गया, ठीक है। और यहाँ पर और भी तो देश है, जैसे इटली है, ये इस इलाके में स्पेन, फ्रांस, ये सब है, ऑस्ट्रिया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीस है, टर्की वाला इलाका है, तुर्की जिसको कहते हैं अभी, ये कुछ कुछ इलाका है इधर। और नीचे आते हैं तो ये सब इलाका है, लेबनान, इजिप्ट, यहाँ पर अल्जीरिया, अफ्रीका के कुछ देश। ये पूरा इलाका ना, ये एक साम्राज्य था। और बीच में भूमध्य सागर है, हमने बताया था भूमध्य सागर के बारे में बीच में अभी मैप के अंदर। तो ये बीच में भूमध्य सागर है। तो ये पूरा इलाका
किसका था? ये पूरा इलाका बाइजेंटाइन साम्राज्य का था। इस पूरे इलाके का नाम क्या था? एक साम्राज्य था जिसका नाम था बाइजेंटाइन साम्राज्य। बाइजेंटाइन साम्राज्य इसका नाम था। साम्राज्य पूर्वी रोमन साम्राज्य के, शायद रोमन साम्राज्य का आप नाम सुने होंगे, उसी को बाइजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा शक्ति था ये भी उस समय, बाइजेंटाइन साम्राज्य। कई सारे साम्राज्य हैं, मंगोल साम्राज्य, बाइजेंटाइन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, ये सब साम्राज्य है। वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जब हम लोग हिस्ट्री का क्लास इंट्रोडक्शन हो ही गया है, जब हम धीरे धीरे वर्ल्ड हिस्ट्री के क्लास में जब आएंगे तो ये सारे साम्राज्य के बारे में बात भी करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना समझिए कि बाइजेंटाइन साम्राज्य जो है एक उस समय बहुत बड़ा मतलब साम्राज्य था, और कीवियन रस एक बड़ा साम्राज्य उभर करके आया था। तो कीवियन रस क्या हुआ, जिसको कीवन रस भी कहते हैं, कीवियन रस भी कहते हैं। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर दोनों नाम यूज होता है, एक कीवियन रस और दूसरा कीवन रस। तो कीवन रस क्या हुआ, अब इससे व्यापार करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया? व्यापार और शक्तियों का साझा करना स्टार्ट किया। जो शक्ति था, शक्ति को डेवलप करने लगा, व्यापार को डेवलप करने लगा, और धीरे धीरे एक बड़ा साम्राज्य ये भी बनता नजर आने लगा उस समय। कब? 9वीं 10वीं के आसपास, और 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास, 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास यदि हम बात करें तो इस समय कीवन रस एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यापार के माध्यम से बहुत ही ताकतवर रूप में सामने आया। और उसी समय इसका कीवन रस का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था व्लादिमीर द ग्रेट। व्लादिमीर द ग्रेट ये एक ग्रैंड प्रिंस था। इसका नाम ग्रैंड प्रिंस इसको कहते थे, एक ऐसा साम्राज्य जो ग्रैंड हो, इस तरीके से व्लादिमीर द ग्रेट इसका नाम था। और इसने क्या किया कि ईसाई धर्म को पूरे कीवियन रस के जो साम्राज्य था, पूरे साम्राज्य में ईसाई धर्म को राज्य धर्म के रूप में घोषणा कर दिया। बोला राज्य धर्म ये है ईसाई धर्म, क्योंकि हम मानते हैं तो ये पूरा राज्य धर्म हो गया। अब पूरा लोगों को मानना है, घोषणा कर दिया। तो जाहिर सी बात है, कई सारे धर्म के लोग होते थे तो उन लोगों का धर्म का तो दमन हो गया ना, तो नाखुश तो रहेंगे इससे, सिंपल सी चीज़ है। तो अगर कोई इसके अगर विरोध में, कीवन रस के विरोध में अगर कोई युद्ध करेगा, मतलब इस शासक के विरोध में या फिर इस साम्राज्य के विरोध में कोई भी दूसरा साम्राज्य अगर इस पर अटैक करेगा, तो जाहिर सी बात है इसके अंदरूनी भाग में जो लोग इससे नाखुश है वो तो उसको सपोर्ट कर देंगे। समझ आ रहा बात? फूट डालो, राजनीति करो और राज करो, वही हाल है जो भी है। तो देखिए, ईसाई धर्म राजधर्म को लागू कर दिया, ईसाई धर्म को राजधर्म लागू कर दिया। क्लियर है? तो ये चीज़ें हुआ। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि लगभग 13वीं शताब्दी के शुरुआत में है, लगभग 1201, 1202 या 1210 के आसपास क्या हुआ कि बाइजेंटाइन जो साम्राज्य था, ये जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था, इसका पतन हो गया। इसका क्या हुआ? पतन हो गया। ये साम्राज्य लगभग खत्म हो गया शुरुआत में, 13वीं शताब्दी के शुरुआत में ही। कब? 13वीं शताब्दी के शुरुआत में ही ये पतन हो गया इसका, बाइजेंटाइन साम्राज्य का, इस साम्राज्य का। ठीक है, टूट गया, सब बिखर गया। इसका भी टूटने का कारण है, बहुत सारा कारण है। वैसे बाइजेंटाइन साम्राज्य के बारे में अभी बात नहीं करना हमको, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अभी हमको बस इस पर ध्यान देना है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें हम लोग देखेंगे। अब समझते हैं, बाइजेंटाइन साम्राज्य का जब पतन हुआ तो कीवन रस का जो व्यापार था वो तो अवरुद्ध हो गया ना, वो तो खत्म हो गया। ऊपर से शक्ति का जो साझा हो रहा था, कई सारे इक्विपमेंट यहाँ से लेकर के जाते थे, उपकरण कई सारे लेकर के जाते थे, वो सब खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया। और धीरे धीरे ये भी कमज़ोर होने लगा। 10 साल 20 साल के बाद ये भी कमज़ोर हो गया। अब जब कमज़ोर हो गया कौन? कीवन रस। अब जाहिर सी बात है, किसी भी देश का आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, किसी भी देश का सैन्य शक्ति खराब हो जाए तो वो देश तो ऐसे ही कमज़ोर हो जाएगा।
तो ये जब कमज़ोर हो गया कीवन रस, तब एक यहाँ पर एक और देश था, यहाँ पर टर्की की बात किया था हमने, ये टर्की, तुर्की जिसको कह रहे हैं, ठीक है। एक और पेज में लेते हैं, यहाँ पर हमने बात किया था, ये कीवन रस का इलाका है, ठीक है, कीवन रस। और यहाँ पर एक टर्की का इलाका था जिसको तुर्की कहते हैं हम लोग, तो टर्की। और देखिए तुर्की में एक जगह था मतलब एक समूह था जिसका नाम गोल्डन होर्ड रखा गया था, गोल्डन होर्ड, ठीक है, गोल्डन होर्ड के नाम से इसको जानते थे, ठीक है। तुर्की में एक समूह था जाति का, उसको गोल्डन होर्ड के नाम से जानते थे। अब ये गोल्डन होर्ड क्या हुआ, इसके पास पावर आया। कैसे पावर आया भाई? पावर इसके पास मंगोल साम्राज्य से आया, ठीक है। किससे आया? मंगोल साम्राज्य से। मंगोल साम्राज्य, देखिए मंगोल साम्राज्य के बारे में यदि हम थोड़ा सा बताएं, आपको हिंट दे, वैसे भी वो भी एक बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा यदि आपको हम हिंट दें तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मंगोल साम्राज्य, देखिए ये भारत है, ये चाइना वाला इलाका है, ये मंगोलिया है, ये रसिया है, ठीक है। तो ये मंगोलिया है, ये कौन सा देश है? मंगोलिया। अब ये मंगोलिया है, तो मंगोलिया के जो शासक थे वो मंगोल साम्राज्य का स्थापना किए हैं, ठीक है। इसका स्थापना का श्रेय जो है चंगेज खान को जाता है। चंगेज खान का नाम आप सुने भी होंगे शायद, चंगेज खान, ठीक है। इसके एरिया की यदि बात करें तो इधर से जापान तक कवर किया था, जापान के पास जो सागर है वहां तक कवर किया। और इधर में यदि हम बात करें तो टर्की के पास, ठीक है, तुर्की के पास तक इसका कवर रहा, ठीक है, पश्चिमी इलाका में, उधर जापान तक। और नीचे की ओर यदि हम देखें तो भारत के ऊपरी इलाके तक, यहाँ तक। हालांकि हिमालय था बीच में, हिमालय पड़ गया इसलिए भारत में एंट्री नहीं किया, हिमालय नहीं रहता तो भारत में भी कब्जा कर ही लेता। तो जो भी रहे, क्या कर लेता क्या नहीं होता वो अलग चीज़ है, होता नहीं होता कोई मतलब फिक्स ही नहीं है। और ये उत्तर में यदि बोले तो रसिया के ये साइबेरिया इलाका तक, साइबेरिया वाला जो इलाका है वहाँ तक एक बड़ा साम्राज्य था मंगोलिया साम्राज्य। बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ था, लगभग 13वीं शताब्दी में ग्रोथ हुआ और 14वीं शताब्दी में ख़त्म भी हो गया। लगभग 1 शताब्दी तक रहा ये साम्राज्य। ये इतना बड़ा एरिया अपना बना लिया था मंगोलिया साम्राज्य कि लगभग पृथ्वी पर, यानी हम पृथ्वी के पूरे भू स्थल की बात करें, पूरे पृथ्वी पर जितना भी स्थल है उस पर 22% स्थल मंगोल साम्राज्य का हो गया था, ठीक है। 22% हिस्सा पर यह कब्जा कर लिया था, इतना तेज़ी से ग्रोथ किया था। वो कहते हैं ना, तेज़ी से ग्रोथ कीजिएगा तो तेज़ी से नीचे आ जाएगा, तेज़ी से ग्रोथ किया ख़त्म भी हो गया तेज़ी से। तो ये तुर्की के पास जब कब्जा किया था, ठीक है, तो यहाँ पर जो गोल्डन होर्ड नाम का जो साम्राज्य था, गोल्डन होर्ड, सॉरी जो समूह था गोल्डन होर्ड, गोल्डन होर्ड का जो समूह था वो मंगोल से, मंगोलिया का अब इस प्रशासन हुआ तुर्की पर, तो मंगोल के साथ मिल करके गोल्डन होर्ड के पास ताकत आ गया, मंगोल के साथ मिल गया तो गोल्डन के पास ताकत आ गया। देखिए ऐसा मान्यता, ऐसे कई सोर्स में ऐसे दिया गया है, कई सोर्स तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ 2-4 सोर्स ऐसे हैं जिसमें बताया गया कि मंगोल साम्राज्य का पहले जो शासक हुआ करते थे वो बौद्ध धर्म के मानते थे, मतलब बौद्ध धर्म को मान्यता देते थे, उसी को मानते थे बौद्ध धर्म को। लेकिन जैसे तुर्की के पास आए तो यहाँ से इस्लाम धर्म को मानना स्टार्ट कर दिए थे। जो भी चीज़ ऐसा एक मान्यता है, ऐसा एक सोर्स में है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अब ये इस्लाम धर्म को मानने लगे, ठीक है। कौन? मंगोलियन सब, मंगोल शासक सब। तो जब इस्लाम धर्म को मानने लगे तो ये गोल्डन होर्ड तो भी इस्लाम धर्म को ही मानता था, तो इसका सपोर्ट किया मंगोल सब, और ये सपोर्ट किया तो गोल्डन होर्ड के पास पावर बहुत आया, और पावर बहुत आया तो ये क्या कर लिया, कीवन रस पर कब्जा कर लिया। क्यों कीवन रस पर कब्जा कर लिया? क्योंकि बाइजेंटाइन साम्राज्य का पतन हुआ तो ये कीवन रस का व्यापार शक्ति सब कमज़ोर हुआ, तो ये इसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाया और कीवन रस पर ये गोल्डन होर्ड नाम का जो मंगोल गोल्डन होर्ड इसको कहते हैं, मंगोल गोल्डन होर्ड के नाम से जानते हैं, और ये क्या कर लिया, कीवन रस पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा कब किया? लगभग 1240 ईस्वी में, 13वीं शताब्दी में ही कब्जा कर लिया, 1240 ईस्वी में इस पर कब्जा कर लिया।
अब जैसे ही 1240 ईस्वी में कब्जा किया तो धीरे धीरे अब चल ही रहा था, तो मंगोल साम्राज्य का पतन हुआ। 14वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य का पतन हुआ लगभग, यदि हम आपको बता दें तो ये 1207 से शायद अस्तित्व में आया था और शायद 1348 ईस्वी के आसपास इसका अंत हो गया था, एक शताब्दी तक शायद चला। तो मंगोल साम्राज्य का जैसे ही पतन हुआ, तो पतन होने के बाद अब क्या हुआ, ये गोल्डन होर्ड का पावर कम हो गया कि मंगोल का तो साम्राज्य खत्म। तो जैसे पावर कम हुआ तो लगभग फिर भी 14वीं शताब्दी, फिर भी एक शताब्दी और बीत गया और लगभग 15वीं शताब्दी के अंदर, 15वीं शताब्दी के शुरुआत में ही क्या हुआ, शुरुआत क्या 15वीं शताब्दी के बीच में भी आप कह सकते हैं, 1452 या 65 के आसपास की बात है। हुआ क्या कि ये कीवन रस का जो ये इलाका था, ठीक है, तो ये इलाका में ये हम बता रहे थे, देखिए यहाँ पर एक और फिगर में हम दिखाते हैं आपको, फिगर क्या यहीं पर आप देखिए ना, देखिए ये यूक्रेन है, ठीक है, जिसका शहर का यहाँ पर कीव है और इसी को कीवन रस कह रहे हैं, ठीक है, कीव को है। यहाँ पर बेलारूस है, ये लिथुआनिया वाला इलाका है, ये पोलैंड वाला इलाका है, ठीक है। तो जैसी मंगोल साम्राज्य का, अब इस पर कंट्रोल किसका था, मंगोल का, ठीक है, इस पर मंगोल गोल्डन होर्ड का कंट्रोल था, गोल्डन होर्ड का कंट्रोल था। तो जैसे मंगोल साम्राज्य का पतन हुआ तो फिर क्या हुआ, ये कीवन राज्य का जहाँ ये कमज़ोर पड़ गया, इस पर शासन कमज़ोर पड़ गया। तो इसका जो पूर्वी इलाका है कीवन का, ये कीव का यूक्रेन के पास का जो इलाका है, ये जो पूर्वी इलाका है, इस पूर्वी इलाके पर जो है एक बहुत संख्य जाति में रहते थे, मतलब एक जाति था जो बड़ा जाति था, ठीक है, मतलब उसका जाति का संख्या बहुत ज़्यादा था और ये पूर्वी इलाके में रहते थे। ये रसिया के भी कुछ इलाके में यहाँ पर रहते थे, रसिया वाला ये वाला इलाका है तो इसमें भी। तो ये लोग क्या किए, अब यहाँ से विद्रोह किए और ये क्या कर दिए, लिथुआनिया में जाकर के मिल गए। लिथुआनिया बोला कि हम अलग हैं, पोलैंड बोला हम अलग हैं, और सब अलग अलग अपना एगो तोड़ लिया, कीवन को तोड़ दिया, कीवन रस जो साम्राज्य बना था उसको तोड़ दिया। अब मंगोल अब कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, बेचारा कमज़ोर हो गया। तो ये क्या हुआ, अब ये तोड़ लिया। अब जैसे टूटा तो ये लिथुआनियाई, ये ग्रैंड डची लिथुआनियाई, ग्रैंड डची लिथुआनियाई का ये एक राष्ट्र बना हुआ था उस समय, और ये पोलिश राष्ट्र बना हुआ था, पोलिश, इसको पोलैंड अभी कहते हैं ना, पोलिश राष्ट्र बना हुआ था। और ये जो पूर्वी इलाके का, जो कीव के जो पूर्वी इलाके के जो इलाके मतलब जो बहुजातीय संख्या थे, वो क्या कर लिए, अब इसमें जा कर के मिल गए, ठीक है, इसमें जा कर के तो लिथुआनियाई के साथ मिल गए, बोले कि हम भी तुम्हारे साथ है भाई, इधर नहीं रहेंगे, ये सब कचरा किए हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो ये उसके साथ मिल गया, तो ये और थोड़ा सा और मजबूत हो गया। तो फिर क्या हुआ, अब धीरे धीरे चल ही रहा था माहौल कि लगभग कुछ सालों के बाद फिर 16वीं शताब्दी में ये कब जा कर के मिला था, ये कब जा कर के मिला था, जब मंगोल साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया तो ये अलग अलग टूट गया और ये इसका पूर्वी इलाका का जो मतलब जाति था वो सब क्या कर दिया, वो समूह जा कर के इसमें मिल गया। अब कैसे हम लोग, आपका ये बीच में तो बेलारूस है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भारत है, ये पाकिस्तान था और ये बांग्लादेश, ठीक है। तो पाकिस्तान पहले कैसे बांग्लादेश पर शासन करता था, उसी तरीके से अभी तो बांग्लादेश अलग हो गया है, लेकिन उसी तरीके से ये लिथुआनियाई अब कह रहा है कि ये हमारा इलाका है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ऐसे हुआ तो लिथुआनियाई लोग क्या किए और ये पोलिश लोग ये क्या कर दिए कि 1569 ईस्वी में क्या किए कि ये दोनों लोग मिल करके दोनों एक समझौता किया 1569 में, ठीक है। और उस समझौते में ये बोले कि हम दोनों अलग अलग राष्ट्र नहीं रहेंगे, हम दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिल करके एक बड़ा राष्ट्र बनते हैं। तो दोनों एक राष्ट्र मिल करके राष्ट्रमंडल बन गया, ठीक है, राष्ट्रमंडल बना, ठीक है। तो एक कैसा राष्ट्रमंडल बना, पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल का निर्माण किया और ये धीरे धीरे एक बड़ा राज्य के रूप में, ये भी एक बड़ा देश के रूप में यूरोप महादेश में उभर कर आने लगा। क्लियर है? अब जब ऐसा हुआ
तो ये भी धीरे धीरे क्या हुआ। अब देखिए एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि ये जो इलाका है ना, ये कीव का इलाका, ठीक है, ये रसिया का इलाका, ये बेलारूस, और इस तरीके से ये यहाँ पर लिथुआनिया, ये पोलैंड। तो ये दोनों मिल करके एक बड़ा राज्य बने हुए हैं, बड़ा देश बन गए हैं, ठीक है। राष्ट्रमंडल 1569 में ही बने। अब देखिए यहाँ से ना रसिया से एक नदी गुजरता है ऐसे, और ये काला सागर में आकर के गिर जाता है। ये काला सागर है, ठीक है, समुद्र है। तो यहाँ से एक नदी गुजरता है, उस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है नीपार नदी। नीपार नदी। तो जब नीपार नदी यहाँ से गुजरता था तो इसके आसपास वाले जो इलाके थे ना, इसके आसपास वाले में जो कीव के अंदर ही, यूक्रेन के अंदर ही, इसके आसपास वाले जो लोग होते थे वो क्या करते थे कि मतलब उनका एक समूह था। उस समूह का नाम, ये लोग एक बड़े जाति में थे, इनका नाम था कोसाक। इन समूहों का नाम क्या था? कोसाक। और ये कोसाक लोग जो है ये क्या कर दिए, धीरे धीरे ये लोग जो है ना इस क्यूब पर कब्जा तो मंगोल का था अभी भी, ठीक है, लेकिन क्यूब पर क्या कर दिए, कोसाक लोग एक बड़े समूह में थे, इस नदी के किनारे बसे हुए थे और ये बड़े समूह में जाति थे। तो ये लोग क्या कर दिए, एक मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद इस पर हमला किया क्यूब पर, और क्यूब पर कब्जा कर लिए। ये कब्जा कर लिए कब? 1648 में। 1648 ईस्वी में, यानी 17वीं शताब्दी में क्या कर दिया, कोसाक लोग जो है यहाँ पर कब्जा कर लिए इसको। और कोसाक जब कब्जा किए तो एक नया मतलब यहाँ पर स्थापना किया, इसका नाम बदलकर इसका नाम रखा कोसैक हेटमैनेट। कोसैक हेटमैनेट। कोसैक हेटमैनेट नाम का एक मतलब यूक्रेनी देश बनाया। यहीं से यूक्रेन अस्तित्व में आया, यूक्रेनी देश ऐसा बोला जाता है इसको। कोसैक हेटमैनेट नाम का एक यूक्रेनी देश का निर्माण किया, ठीक है, यहाँ पर। और ये धीरे धीरे फिर इसका एरिया बढ़ा दिया। जैसी बात है, ये यहीं पर ये भी है, क्यूब पर जैसी कब्जा हुआ ये पूरा कब्जा कर लिया ये लोगों ने। तो कोसाक लोग ने 1648 ईस्वी में क्यूब पर कब्जा कर लिया और एक कोसैक हेटमैनेट नाम का एक देश का स्थापना किया जो यूक्रेनी देश था। यहीं से यूक्रेन का अस्तित्व सामने आया। यूक्रेन नाम का, यूक्रेन देश का अस्तित्व यहीं से सामने आया, ठीक है। देखिए कोसाक लोगों का एक नेतृत्व करता था। जैसे कई सारे लोग होते हैं ना, तो उसका एक नेता होता है, और वही नेता जो कहेगा वही होगा। इसीलिए आप किसी एरिया पर जीत सकते हैं, किसी एरिया पर कब्जा कर सकते हैं। यदि उसका नेतृत्व करता ना हो, यदि कोई नेतृत्व करने वाला ना हो, तो वो पावरफुल नहीं बन पाता। अगर आपको पावरफुल बनना है ना, अगर आपका परिवार को ग्रोथ करवाना है ना, तो आपके परिवार में एक गार्जियन होना चाहिए। एक ही गार्जियन का सब लोग बात मानेगा, इसीलिए ग्रोथ कर सकता है। नहीं तो हालांकि कई कंडीशन में ग्रोथ नहीं भी कर सकता, नीचे भी जा सकता है, वो गार्जियन के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा है, उसका सोच कैसा है। लेकिन किसी भी समूह का एक नेतृत्व करता होना चाहिए, ठीक है, एक नेता होना चाहिए, तभी वो पावरफुल बनेगा और वो ग्रोथ कर सकेगा। क्लियर है? तो कोसाक लोगों का एक नेतृत्व करता था, एक नेता था जिसका नाम था बोहदान खमेल नित्सकी। बोहदान खमेल नित्सकी इसका एक नाम था। देखिए इसको अंग्रेजी में शायद यही कहते हैं, ठीक है, बोहदान खमेल नित्सकी, ऐसे ही नाम है इसका। तो बोहदान खमेल नित्सकी नाम था इसका। ये कोसाक लोगों का नेता था और इसने क्या किया, क्यूब पर कब्जा कर लिया 1648 में, और एक नया देश कोसैक हेटमैनेट नाम का एक यूक्रेनी देश का निर्माण किया। क्लियर है? अब देखिए क्या माहौल है। अब जैसे ही इस पर कब्जा किया और ऐसा निर्माण किया, तो रसिया का एक महारानी थी, रसिया की एक महारानी थी, ठीक है, उस महारानी का नाम था कैथरीन द ग्रेट। रसिया का एक महारानी थी
जिसका नाम था कैथरीन द ग्रेट, उसने क्या देखा कि अरे ये एक यूक्रेनी देश ये एक अलग कैसे हो गया, ये तो हमारे राज के अंदर था ना, कैसे हो गया भाई, तो इसको कब्जा करो। तो कैथरीन द ग्रेट का जो शासनकाल था वो लगभग 1762 से लेकर 96 तक, 18वीं शताब्दी में इनका शासनकाल रहा। इन्होंने ऑर्डर दिया कि जाकर के अपने सेना को ऑर्डर दिया जाकर के इस पर कब्जा करो, ये अपने अंदर मिलाओ। तो ये पूरा यूक्रेन देश को अपने अंदर मिला लिया रसिया, ठीक है। और उस समय से रूस में जार का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? उस समय रूस में जार का शासन चल रहा था। देखिए, रूस में जार का मतलब होता है सम्राट, ठीक है। रूस में सम्राट को जार कहते हैं, क्लियर। तो उस समय रूस में जार का शासन चल रहा था और एक निरंकुश शासन के तहत काम हो रहा था। आपने 10th क्लास में पढ़ा भी था खूनी रविवार के बारे में, करेंसी की निरंकुश शासक था, इस तरीके से आप पढ़े भी होंगे शायद, ठीक है। तो जार शासन चल रहा था, जार शासन इसको कहते हैं। और इसने क्या किया, यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। कब? 18वीं सदी में, क्लियर है, कैथरीन द ग्रेट के ऑर्डर पर। ये जैसे ही कब्जा हुआ तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर जब हम, ये यूक्रेन है और ये रसिया है, ठीक है, तो अब ये पूरा रसिया यूक्रेन को मिला लिया अपने अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जब मिलाया तो रसियन नीति यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर जो भी पॉलिसी काम करेगा वो क्या होगा, रूस का, ठीक है, रूसीकरण वाला जो नीति है उसी को लागू करेगा, ठीक है। रूसीकरण का जो नीति है यहाँ पर यूक्रेन में वही लागू होगा। तो यूक्रेन के जितने भी धर्म है, जितने भी समाज है, सामाजिक प्रथाएं हैं, या फिर आसपास के जितने भी जो देश थे जो कीवियन रस के अंदर, यूक्रेन के अंदर समाहित थे, वो सब पर जब कब्जा किया रसिया तो अपना नियम यहाँ पर लागू किया। तो कई सारे धर्मों का, कई सारे सामाजिक व्यवस्थाओं का, संस्कृतियों का दमन हो गया, भंग कर दिया ना। हालांकि उस हिसाब से भी यूक्रेन के कई सारे लोग, भले ही दमन हुआ, लेकिन यूक्रेन के कई सारे लोग रूस का, अब ये तो पूरा देश रूस बना हुआ है, तो रूस के कई सारे उच्च पद पर, ठीक है, उच्च पद पर पदाधिकारी के रूप में, पद के अधिकारी के रूप में यूक्रेन के कई लोग रसिया में अपना काम करने लगे और अच्छे से जीवन चल भी रहा था। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग में जैसे ऐसे होता है ना कि हमारा देश था, हम स्वतंत्र थे और हमको ये कब्जा कर लिया है, तो एक मन में तो बना ही रहता है ना, तो इस तरीके से बना हुआ था। अब हुआ क्या, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि इनका दमन ज़्यादा हो रहा था। अगर दमन ज़्यादा होता तो आपको हम एक फैक्ट की यदि बात करता थे, यदि आपको बता दें तो लगभग प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, ये कब हुआ था, 1914 से 18 के बीच चला था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में रसिया के तरफ से, रूस के तरफ से यूक्रेनी लोग लगभग 35 लाख लोगों ने रसिया के तरफ से युद्ध किया था। तो रसिया की तरफ से युद्ध कर रहा है तो जाहिर सी बात है उतना कोई दमनकारी वाला व्यवस्था था या नहीं, कुछ पता तो नहीं है, लेकिन यूक्रेनी लोग रसिया को पसंद करते थे। ऐसा एक मामला में जिसे कुछ लोग, ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग तो यहाँ सपोर्ट कर ही रहे हैं रसिया को। तो जब सपोर्ट कर रहे हैं तो 35 लाख लोग, ऐसी थोड़ी है 35 लाख लोग, लाखा लिख दिए कोई बात नहीं, 35 लाख लोग जब सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रसिया के सपोर्ट में है ही। यहाँ पर भी कुछ लोग तो हैं ही, हो सकता है यहाँ से इधर वाले लोग रसिया के सपोर्ट में हो, ठीक है। अब जब रसिया के सपोर्ट में है, लेकिन कुछ लोग यहाँ भी हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रो हंगोरियन जो सेना था, ऑस्ट्रो हंगोरियन नाम का जो सेना बना था, यानी ऑस्ट्रेलिया और हंगरी का मिला करके जो सेना बना था, वो सेना का सपोर्ट में कुछ लोग, यूक्रेन के कुछ लोग उस सेना को सपोर्ट किया और रसिया के विरुद्ध में भी लड़ाई किया, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, इधर भी था कुछ लोग सपोर्ट में, उधर भी था कुछ लोग यूक्रेन को स्वतंत्र देखना चाहते थे और कुछ लोग कह रहे ना ये रसिया भी ठीक ही है, हमारा देश है, इस तरीके से। तो ऐसे चल रहा था। अब जब बोल्शेविक क्रांति हुआ 1917 में, तो रसिया के अंदर भी क्रांति हो गया,
जार शासन था ना, निरंकुश शासन था, जार शाही चल रहा था, राजशाही चल रहा था, निरंकुशता चल रहा था। तो यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति हुआ लेनिन के नेतृत्व में। लेनिन का नाम आपने सुना भी होगा शायद। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुआ और उस क्रांति में क्या हुआ, 1917 में क्या हुआ था, बोल्शेविक क्रांति हुआ। और बोल्शेविक क्रांति में क्या हुआ कि रसिया को जो है, रसिया का जो जार शाही शासन था उसको तोड़ दिया गया और तोड़ करके एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी कहने का मतलब साम्यवाद। साम्यवाद, देखिए वाद का मतलब विचार होता है, कई क्लास में हमने बताया। साम्य का मतलब समान के जैसा, यानी देखिए समान, वो वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, समान लोगों के बीच समता का अधिकार जो होता है ना, उस तरीके से। समाजवाद का एक चरम सीमा आप मान सकते हैं, चरम सीमा है समाजवाद का। समाजवाद क्या होते हैं, देखिए यदि समाजवाद आप समझ गए तो आप समझ सकते हैं साम्यवाद क्या होगा। समाजवाद का मतलब होता है हर समाज के हर व्यक्ति को जो है ना, हर व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा देना, हर व्यक्ति का सम्मान करना, हर व्यक्ति के एक साथ व्यवहार करना, हर व्यक्ति को लेकर के, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे कोई हो, हर व्यक्ति का लेकर के जो है हमारे विचार में एक समानता हो। इस तरीके से यदि 2 रुपया उसको दे रहे हैं तो 2 रुपया इसको भी देंगे, ऐसा समानता होना चाहिए हर चीज़ में। उसके पास 10 एकड़ का जमीन है तो इसके पास भी 10 एकड़ का जमीन होना चाहिए। इस तरीके से समाजवाद का मतलब ये है। और समाजवाद का चरम सीमा, इसको भी एकदम पूरा समानता होना चाहिए, उस तरीके के विचार को हम कहते हैं साम्यवाद। वैसे ये भी एक बड़ा टॉपिक है, साम्यवाद के ऊपर भी एक अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा, बड़ा टॉपिक है ये। समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, ये सब बड़ा टॉपिक होता है, राष्ट्रवाद। तो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, एक संस्था बनाया, एक पार्टी बनाया गया और उसमें बोला गया कि हम समाज को लेकर के चलेंगे, इस तरीके से हमारा पार्टी काम करेगा। तो ऐसा जब हुआ तो यूक्रेन अब क्या देख रहा है, यूक्रेन के लोग अब क्या देख रहे हैं, यूक्रेन के लोग देखिए इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक लोग जो रूस के समर्थक हैं, एक लोग जो रूस के समर्थक नहीं, विरोध में काम करेंगे। तीसरा लोग ये भी होंगे जो न्यूट्रल होंगे, न समर्थक है न विरोधक है, छोड़ो कोई टेंशन नहीं, बस नॉर्मल है, न्यूट्रल है। 3 तरह के लोग हैं। तो इसमें जो विरोधी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी है, अभी साम्यवादी विचारधारा चल रहा है, सबको समान देखना है, तो अभी अगर आंदोलन करते हैं ना तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं। तो इन लोगों ने आंदोलन कर दिया 1917 के बाद और एक बड़ा राष्ट्रवादी आंदोलन किया। इन लोगों का एक राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, राष्ट्रवादी आंदोलन किया इन लोगों ने। अब राष्ट्रवादी आंदोलन किया और इतना प्रभावशाली रहा, क्यों? क्योंकि अब ये समाज को लेकर के चल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ है। तो जब समाजवादी का गठन हुआ तो राष्ट्रवादी आंदोलन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है रसिया के लोग कहें छोड़ो हटाओ, ठीक है तुम अपना स्वतंत्र रहो, तुमको जहाँ जीना वहाँ जियो, तुम्हारे जीने पर, तुम्हारा स्वतंत्रता पर कौन रोक लगाए, जियो। तो इसको स्वतंत्रता दे दिया गया। लेकिन स्वतंत्रता तो दिया गया, लेकिन कई लोग यहाँ भी थे जो पार्टी का ठीक है गठन हुआ है, लेकिन कई लोगों के मन में अभी भी था रसिया के अंदर कि यूक्रेन हमारा ही देश है, उसको अलग क्यों करें, हम बंटवारा क्यों करें, हमारे साथ रहो, तुम पर कष्ट किया जाए तब ना तुम बोलोगे, हमारे साथ रहो। इस तरीके से माहौल है। तो यूक्रेन अब देखिए भले ही ये स्वतंत्र हो गया लेकिन संप्रभु नहीं हुआ, संप्रभुता इसको नहीं मिला। अभी भी ये कोई बड़ा निर्णय नहीं कर सकता, वो बड़ा निर्णय करेगा तो रसिया से कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक स्वतंत्रता तो मिला ना, इसका आधा अधूरा ही मिला लेकिन मिला तो सही। यूक्रेन स्वतंत्र तो हुआ। अब जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो अब जाहिर सी बात है बीच में गृह युद्ध जैसा माहौल तो चल ही रहा था, गृह युद्ध जैसा कोल्ड वॉर तो हो ही रहा था। कोल्ड वॉर कहने का मतलब डायरेक्टली युद्ध जैसा माहौल नहीं होता, युद्ध नहीं होता, गोली बारूद से मारा पीटी ऐसा नहीं होता, बस बातों से हम तुमको नीचा दिखाएंगे, तुम हमको नीचा दिखाओ, इस तरीके से माहौल चलता है गृह युद्ध का। तो गृह युद्ध चल ही रहा था यूक्रेन और रसिया के बीच फिर भी। लेकिन इसी में जूझते हुए 1922 में यूक्रेन ने क्या किया, 1922 में 1922 में जब 30 दिसंबर 1922 को जब यूएसएसआर का स्थापना हुआ,
USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी एक साम्यवादी पार्टी का गठन हुआ था जो सोवियत संघ के नाम से जाना गया। एक गठन किया जिसका नाम USSR रखा गया, सोवियत संघ के नाम से जाने लगा। तो ये क्या कर दिया, यूक्रेन अब देखा कि ये लोग गृह युद्ध कर रहा है, धीरे धीरे हो सकता है युद्ध करके फिर से मिला ले, इसके लिए एक काम करते हैं, हम USSR में मिल जाते हैं। तो USSR का हिस्सा बन गया यूक्रेन 1922 में। USSR का हिस्सा बना तो अब रसिया का कोई भी आदमी कह रहा है चलो कोई बात नहीं, हमारे संघ का ही आदमी है, हमारे ग्रुप का ही आदमी है, हम उसको क्यों अब उतना करें, छोड़ दिया गया, उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसके मन में तो था कि हम स्वतंत्र होए जैसे भी हो। फिर धीरे धीरे और जब विकास हुआ तो क्या हुआ, लगभग 1949 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में नाटो का स्थापना हुआ। नाटो, ठीक है, नाटो का स्थापना हुआ। देखिए नाटो का मतलब क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक संधि हुआ, एक संगठन बना संधि होकर के, किसका, उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास वाले देशों का। अब ये क्या है, देखिए आपको यहां दिखाते हैं हम। देखिए ये पूरा इलाका, ये एशिया महादेश है, ये यूरोप महादेश है, ये पूरा अफ्रीका महादेश है, ठीक है, ये कनेक्शन ऐसे करते हैं। और ये है उत्तरी अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। और ये जो भाग है ना, ये है अटलांटिक महासागर। ये क्या है, अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है। तो नॉर्थ अटलांटिक, दक्षिणी नहीं, ये ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक की बात कर रहे थे। इसमें कौन है, उत्तरी अटलांटिक में कौन है, ये है, ये कौन है, यूरोप का देश। और ये कौन है, अमेरिका और कनाडा का देश, उत्तरी अटलांटिक में। तो अमेरिका और कनाडा का देश मिल करके और यूरोप का देश मिल करके एक संगठन बनाया अमेरिका के राजधानी में। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी ना, वाशिंगटन डीसी। तो अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी में क्या हुआ कि नाटो का एक मतलब संगठन बना नाटो नाम का, और उसका स्थापना हुआ डीसी के अंदर, ठीक है, अमेरिका की राजधानी के अंदर। इसमें यूरोप के कई सारे देश है और अमेरिका, ठीक है। अब ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना नाटो। अब नाटो चाह रहा है, नाटो क्या चाह रहा है कि यूक्रेन हमारे देश के अंदर आ जाता तो बढ़िया था, ठीक है। और रसिया कह रहा है ये हमारा USSR का देश है, ये हमारे संघ का आदमी है, ये कैसे बाहर जा सकता है, जा ही नहीं सकता, टेंशन ही नहीं है इसको। तो रसिया आराम से, अब लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में तो ये था रसिया के अंदर कि यूक्रेन हमारे देश के अंदर ही समाहित हो जाता है, यूक्रेन एक अलग देश के रूप में न जान करके हमारे देश का ही हिस्सा रहता तो ठीक था, ऐसा मन में तो था ही। तो अब यूक्रेन के लोगों के अंदर हुआ क्या कि यहाँ पर अब जब नाटो ये सब देश बना ना, तो धीरे धीरे इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिला इधर से नाटो की तरफ से। ये बगल के यूरोप वाले देश ही के संगठन ही न थे ये नाटो, तो यूक्रेन के थोड़ा सा सपोर्ट मिला और थोड़ा सा पावर मिला, जिसकी वजह से ये यूक्रेन क्या किया, 1990 में एक हंगामा कर दिया। हंगामा क्या किया, 1990 में एक हंगामा किया, एक बड़ा राष्ट्रवादी आंदोलन फिर से किया, एक फिर से राष्ट्रवादी आंदोलन किया। और उस आंदोलन में एक बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ, और जिसका प्रभाव इतना रहा तो फिर रसिया का जो पार्टी था वो बोला कि ठीक है आप लोग आंदोलन तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर जो भी लोग हैं लोगों से ही पूछ लिया जाए, ठीक है, लोगों से ही पूछ लिया जाए कि वो कहाँ पर रहना चाहते हैं, रसिया में रहना चाहते हैं या यूक्रेन एक अलग देश चाहते हैं, लोगों से पूछते हैं। तो यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। क्या कराया गया, यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह के माध्यम से यहाँ पर काम हुआ। कब, 1991 में, 1991 में। 1990 में राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ,
और 1991 में जनमत संग्रह कराया। कौन? रसिया। अब जनमत संग्रह से क्या हुआ? देखिए, जनमत, जन और मत और संग्रह करना। तो जो जन है यानी लोगों के मत का, वोट का, वोटिंग का संग्रह किया गया, एक जगह रखा गया। जितने भी लोग हैं उनको वोटिंग करो, तुम किधर रहोगे, और उस वोटिंग को यहाँ पर हम गिनेंगे। तो जनमत का संग्रह कर दिए एक जगह रख करके। और जब वोटिंग को जब हम गिनने लगे तो क्या हुआ? पता चला कि यूक्रेन स्वतंत्र देश रहेगा, इसके लिए यूक्रेन स्वतंत्र रहेगा, इसके लिए 90% वोट दे दिया गया। 90% वोट यूक्रेन को स्वतंत्र होने में दे दिया। तो जाहिर सी बात है यूक्रेन अब एक अलग देश के रूप में आ गया। यूएसएसआर टूट गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। यूएसएसआर जो अभी बना था यहाँ पर 1922 के अंदर, ये विखंडन हो गया, इसका विघटन हो गया। यूएसएसआर का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब ये विघटन हो गया तो ये तो कोई बात नहीं, औपचारिक रूप से इसका विघटन हुआ। रसिया और बेलारूस, यहाँ पर एक और देश था बेलारूस, इसके इसी के ऊपर है बेलारूस, और ये रसिया से भी कनेक्शन है इसका। तो ये बेलारूस और रूस और ये यूएसएसआर, ये तीनों औपचारिक रूप से मान लिए गए, चलो ठीक है यूक्रेन अब अलग देश रहेगा। औपचारिक रूप से इसका खंडन हो गया, विखंडन हो गया, विघटन हो गया इसका, सोवियत संघ का। जब यूएसएसआर बना था तो लगभग इसमें 15 देश शामिल हुए थे, 15 देश। अभी तो यहाँ पर 3 ही देश का लेकिन ज़्यादा वैल्यू दिया गया था, वैसे आसपास के 15 देश शामिल हो गए थे। जॉर्जिया इधर था, फिर 15 देश के जो है ना ये संघ बना था। तो जब ऐसे ही टूटा, अब हुआ क्या? अब यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना, तो उसमें वोटिंग वाला सिस्टम था। अब ठीक है, एक स्वतंत्र देश बना तो यूक्रेन के लोग के अंदर जो रसिया को सपोर्ट करते थे वो भी हैं, और रसिया के लोगों के अंदर ये मनोभाव था ही कि हमारा देश है वो अलग कैसे हो गया, उसको कभी ना कभी अपने अंदर लेना है। एक जो है ना इस तरीके का भाव तो रहता ही है, कई सारे लोग होते हैं, तो उनको अपना जो पूर्व का जो गौरव था उसको प्राप्त करना था। तो ऐसा माहौल चल रहा था। तो अब क्या हुआ कि ये रसिया जो है, रसिया और ये नाटो, जो अभी नाटो की बात किए थे, तो रसिया और नाटो ये दोनों अलग अलग हो गए। अब रसिया चाह रहा है कि यूक्रेन हमारे एरिया में आए, और नाटो चाह रहा है कि हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए, हमारा एरिया बढ़े। ठीक है, नाटो में अभी 30 देशों का संगठन है ये। तो अब समझ सकते हैं आप, नाटो ये कह रहा है और रसिया ये कह रहा है। अब क्या किया जाए? तो अब कुछ नहीं किया जाए, अब आराम से बस देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसे ही चल रहा। आपको यदि हम ये तो एक संघर्ष का कारण ये बना ही ना, रसिया के मन में तो ये आया ही ना कि हम उसका एक मतलब लेकर के आए, यूक्रेन को अपने देश में मिलाएंगे, तो संघर्ष का कारण बना है। तो अब क्या हुआ, यदि आपको एक एग्जांपल बताएं तो एग्जांपल क्या आगे समझिए। 2004 के अंदर यूक्रेन में इलेक्शन हुआ, राष्ट्रपति चुनाव का, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ 2004 के अंदर। तो रसिया के जो सपोर्ट में थे, किसका? रसिया के जो सपोर्ट में थे उनका नाम था विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच जो रसिया के सपोर्ट में बात करते थे, क्लियर, मतलब रसिया के सपोर्टर थे, ठीक है, समर्थक थे। और जो एक और थे जो रसिया के सपोर्ट नहीं, नाटो के सपोर्टर थे, उनका नाम था विक्टर युशचेंको। विक्टर युशचेंको जो नाटो के समर्थक थे, और रसिया के समर्थक विक्टर यानुकोविच। 2004 में जब इलेक्शन हुआ तो विक्टर यानुकोविच जीत गए। अब जीत गए तो इन पर कई सारा आरोप लगा कि आप वोटिंग का हेरा फेरी किए, मतदान का हेरा फेरी किए, और बहुत सारा आरोप लगा इन पर, और कई सारा प्रदर्शन हुआ, और इनको तुरंत हटा दिया गया राष्ट्रपति के पद से यहाँ पर यूक्रेन में, और हटा दिया गया। और हटाने के बाद फिर विक्टर युशचेंको को जिता दिया गया, और नाटो के करीब आने लगे। तो रसिया और बौखला गया,
हमारा एक तो जीता, ऊपर से इसको हटा भी दिया, ऊपर से अब वैसा कर रहा है काम, नाटो के करीब जा रहा है। तो इस तरीके से माहौल चल रहा है। अब जैसे मैंने नाटो के करीब जाने से रशिया को क्या दुख ये है कि एक तो हमारा राज्य वो छीन रहा है, दूसरा नाटो वो देश है जो हमको विश्व युद्ध में हमसे लड़ाई किया था। कुछ देश वैसे हैं। तो ये थोड़ा सा ना जैसे ये माहौल बना हुआ। अब हुआ क्या कि एक तो कारण यहां पर ये बनता है, दूसरा कारण ये हुआ कि अब और आगे जब बढ़ते हैं तो 2010 के अंदर फिर से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और फिर से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो फिर यही दोनों राष्ट्रपति के लिए मतलब चुनाव लड़े, तो फिर से विक्टर यानुकोविच फिर से जीत गए। और इस बार जीते तो कोई विरोध भी नहीं किया, क्योंकि अब विरोध करें तो अब होगा, युद्ध होगा। क्यों? हर बार हम वोटिंग का हेरा फेरी कर रहे हैं, ऐसा कहेगा ही, ठीक है। तो इस बार 2010 में फिर से यानुकोविच जीत गए और रशिया के समर्थक थे। तो जैसे यानुकोविच यहाँ पर 2010 में जीते, उसके बाद क्या कर दिए कि रशिया के साथ जितना भी व्यापार समझौता था सब कर डाले, फिर शक्तियों का जितना भी सपोर्टर था वो सब किए, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट हम लेते हैं व्यापार समझौता, शक्तियों के आदान प्रदान का समझौता, यानी सैन्य समझौता हम कर सकते हैं, ठीक है। सैन्य की बात कर रहे हैं, सैन्य समझौता, व्यापार समझौता, कई सारे समझौते जो है ना रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ, यूक्रेन प्लस रशिया में कर दिए। कौन? यानुकोविच, नाम क्या था? यानुकोविच साहब, ठीक है। अब कई सारे समझौता कर दिए, तो जाहिर सी बात है नाटो का जो देश था वो बौखला गया कि हमारे अंदर नहीं आ रहा, ऊपर से यूक्रेन के अंदर का भी लोग जो है ना बौखला गया। अब हुआ क्या, इन्होंने हद ही कर दिया। किया क्या कि नाटो के साथ छोड़िए ना, जितना भी यूरोपियन कंट्री था वो सारे यूरोपियन कंट्री के यूक्रेन से नाता तोड़वा दिया। कोई भी व्यापार समझौता नहीं, सब खत्म, सारा समझौता को ख़त्म कर दिया। और सिर्फ समझौता रखा तो किसके साथ? रूस के साथ, यही सपोर्ट करेगा बस। अब ऐसा कर दिया ये, तो जैसे ही ऐसा किए पूरा बवाल हो गया। अब इतना ज़्यादा बवाल हुआ तो अब क्या हुआ, फिर से प्रदर्शन और राष्ट्रवादी आंदोलन फिर से हुआ, और इतने बड़े स्तर पर हुआ कि 2013 में इनका सरकार को गिराना पड़ गया। 2013 में क्या हुआ कि यानुकोविच को फिर से राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया, और इसलिए हटा गया क्योंकि यूक्रेन में जब मतलब वहाँ पर जब मैदान में एक खूब प्रदर्शन हुआ तो हुआ क्या कि यहाँ का यूक्रेन का जो संसद था वो इनको हटा दिया कि आप राष्ट्रपति के पद से हटिए, आप अराजकता को फैला रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से। अब जैसे ही 2013 में ऐसा हुआ तो रूस को लगा कि हमारा प्रभाव यूक्रेन पर कम हो रहा है, तो यूक्रेन का ये एरिया था जिसका नाम है क्रीमिया, इसका नाम क्या है? क्रीमिया। यूक्रेन का एक एरिया था जिसका नाम है क्रीमिया, ये एरिया। तो रूस को जैसे लगा कि अब हमारा प्रभाव कम हो रहा है और यहाँ पर ये काला सागर है तो नेवी का शक्ति भी है, तो एक काम करते हैं इस क्रीमिया पर युद्ध कर देते हैं। इस क्रीमिया को हड़प लिया रूस, इस पर कब्जा कर लिया युद्ध करके, और जैसे इस पर कब्जा किया तो जाहिर सी बात है अब ये पूरा काला सागर रूस के कंट्रोल में चला गया। कुछ एरिया यहाँ रोमानिया के आसपास वाला भी हो सकता है, वैसे ज़्यादातर ये रूस के कंट्रोल में हुआ, कुछ एरिया टर्की के आसपास वाला इलाका में हो जाता है, ठीक है। तो पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस इलाके से, उत्तरी वाले इलाके से तो क्रीमिया अब रशिया का हो गया, तो जाहिर सी बात है काला सागर से नेवी का पावर बढ़ गया रशिया का। तो ये कर दिया कब? 2014 के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही आप देखिए रूस जैसे ही यहाँ पर किया तो यहाँ पर यूक्रेन में भी जो समर्थक थे रशिया के, यूक्रेन में भी जो समर्थक रशिया के थे उनको अलगाववादी राज कहते हैं, अलगाववादी क्षेत्र, अलगाववादी क्षेत्र इनको कहते हैं, ठीक है, यानी सेपरेटिस्ट जोन के नाम से जानते हैं इसको। तो अलगाववादी क्षेत्र जब ये क्या हुआ, अब ये अलगाववादी क्षेत्र के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर एक डोनबास का एरिया है, एक ये एरिया है, इसका नाम है डोनबास एरिया, ठीक है, डोनबास।
डोनबास क्षेत्र है। डोनबास क्षेत्र के अंदर 2 शहर था, वो बड़ा शहर था, उसका नाम है, एक का नाम था लुहांस्क। लुहांस्क जो डोनबास का जो क्षेत्र था, एक का नाम था लुहांस्क और एक का नाम था डोनेट्स्क। डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये 2 एरिया थे, ठीक है। और दोनों एरिया में क्या हो गया, ये रसिया के सपोर्टर थे, तो इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ से विद्रोह कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम यूक्रेन का हिस्सा नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। समझे? ऐसा क्या? क्यों? क्योंकि रसिया जैसे युद्ध किया तो इनको ताकत मिला, बोला कि रसिया हमको कुछ करेगा तो रसिया सपोर्ट करेगा ही, तो ये क्या कर दिया, अब ये स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लिया। लेकिन यूक्रेन मान्यता नहीं दिया और नहीं रसिया मान्यता दिया था। लेकिन यही लुहांस्क और डोनेट्स्क को 21 फरवरी को रसिया जो है 21 फरवरी को यही 2 जो मतलब 2 जो राज्य थे, जो 2 जो एरिया था डोनबास का, इसको स्वतंत्र घोषित जब ये किया था तो मान्यता उस समय नहीं दिया। लेकिन 21 फरवरी 2022 को रसिया सबसे पहले युद्ध 24 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, 24 फरवरी को युद्ध स्टार्ट हुआ, तो 3 दिन पहले, मतलब तीसरे दिन 3 दिन पहले 21 फरवरी को क्या किया कि इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया। बोला कि हाँ तुम स्वतंत्र हो, मान्यता दे दिया, स्वायत्त का मान्यता दे दिया, ठीक है, रसिया दे दिया। अब जैसे ये मान्यता दिया तो और विवाद और जो है ना उग्र हो गया, और विवाद उग्र हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। हमारा देश है, हमारे देश के अंदर कोई एरिया अलगाववादी जैसा विचार रख रहा है और तुम उसको दूसरा देश उसको जो है अति कर दे रहा है, मान्यता दे रहा है, तो जाहिर सी बात है मतलब क्रोध तो आएगा ही और विवाद का और मैटर तो बढ़ेगा ही, तनाव बढ़ेगा ही। तो यूक्रेन और रूस का तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। अब इस तरीके से काम चल रहा है, पूरा कहानी इस तरीके से है। अब जैसे इस पर ये स्वतंत्र घोषित किया और फिर युद्ध का ऐलान कर दिया और 24 फरवरी से युद्ध स्टार्ट कर दिया रसिया। किससे, क्यों स्टार्ट किया? इसके पीछे एक और तात्कालिक कारण हुआ क्या, 2019 के अंदर एक फिर से चुनाव हुआ यूक्रेन के अंदर और उसमें वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया जेलेंस्की, ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको जो है वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया। यहाँ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जेलेंस्की को क्या किया, व्लादिमीर जेलेंस्की को यूक्रेन का राष्ट्रपति 2019 के चुनाव में बना दिया गया। अब जैसे ही जेलेंस्की यहाँ का राष्ट्रपति बने तो ये क्या कर दिए, नाटो प्रदेश से, नाटो के साथ जो है, नाटो के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने लगे और कई सारे समझौते किए। तो इसलिए रसिया और बौखला गया और वो क्या कर दिया, युद्ध स्टार्ट ही कर दिया। तो ये पूरा माहौल है। अब निर्णय आप कीजिए कौन सही है कौन गलत है, क्या माहौल है क्या नहीं है, ये आप पर छोड़ते हैं, निर्णय आप कीजिएगा क्या हो रहा है पूरा माहौल। अब इसके बाद जैसे ही रूस युद्ध किया तो इसके बाद विश्व का क्या प्रतिक्रिया रहा, इसको समझते हैं। विश्व में कौन कौन से देश थे जो क्या क्या कहे, तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। देखिए, तो विश्व का क्या प्रतिक्रिया रहा, विश्व के जो अन्य देश हैं, विश्व का क्या प्रतिक्रिया रहा इस युद्ध पर, इसको समझते हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट में समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहीं से। सबसे पहला पॉइंट, अमेरिका और नाटो प्रदेश जो यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं। देखिए एक और चीज हम बताते हैं, यूरोपियन संघ, नाटो प्रदेश तो नहीं लेकिन यूरोपियन संघ, ठीक है, EU, यूरोपियन यूनियन, इसमें लगभग 27 देश हैं अभी जो यूरोप के ही हैं और इसी के अंदर का लगभग 21 जो देश है वो नाटो के अंदर भी है और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी है, ठीक है। तो यूरोप में बहुत सारे देश हैं, उसमें 27 देश यूरोपियन यूनियन में है और 30 देश कहाँ पर है, नाटो के अंदर, जिसमें से 27 में से 21 देश जो है वो नाटो के अंदर भी है और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी है 21 देश। बाकी जो 6 देश हैं वो भी मतलब अप्लाई किए हुए हैं कि हमको
सॉरी ये कह रहे थे 30 देश, जो नाटो के 30 देश हैं, ये जो देश हैं ये जनरली यूरोपियन यूनियन के भी हिस्सा हैं। 30 देश में से 21 देश यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है और नाटो का भी हिस्सा है, और बाकी जो देश बचा हुआ है ना नाटो का, वो यूरोपियन यूनियन का जो है आवेदन दे दिए हैं कि हम भी आप में शामिल होना चाहते हैं, इस संघ में आवेदन दे दिए हैं, जो भी है दिए हुए। अब समझिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ये दोनों क्या कर दिया, स्विफ्ट प्रणाली से, स्विफ्ट जो संदेश प्रणाली है, वित्तीय संदेश प्रणाली, उससे बाहर कर दिया। किसको? रूस को। अब क्यों बाहर किया? देखिए स्विफ्ट प्रणाली होता क्या है, स्विफ्ट प्रणाली वैसा चीज़ है जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ रुपया चलता है, ठीक है, और अमेरिका के यहाँ डॉलर चलता है, ठीक है। तो रुपया और डॉलर में व्यापार कैसे संभव, पता नहीं चलता, तो क्या करना है, डॉलर में ही व्यापार होगा। इसलिए यहाँ पर एक बैंक है स्विफ्ट, और ये क्या करता है, एक प्रणाली है, एक सिस्टम है स्विफ्ट नाम का, और अमेरिका यहाँ पर डॉलर रखा हुआ है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना रुपया रखेंगे और ये डॉलर में कन्वर्ट करके इसको देगा, और ये डॉलर देगा तो ये रुपया में कन्वर्ट करके यहाँ पर देगा। ये स्विफ्ट करता है इस तरीके से। वैसे इसके बारे में और भी डिटेल हम जानेंगे, लेकिन इतना आप समझिए स्विफ्ट का बेसिक मतलब होता है कि अपने पैसे को कन्वर्ट करके उसके पैसे में हम खरीद लिए कोई सामान, ठीक है, ताकि व्यापार अच्छे तरीके से हो सके। क्लियर है? तो स्विफ्ट संदेश प्रणाली से बाहर कर दिया, किसको? रसिया को। दूसरा पॉइंट, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। अमेरिका जो है कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के व्यापार पर प्रतिबंध कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका। रसिया से अमेरिका जब व्यापार करता था तो उसमें कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का जो व्यापार होता था उसको प्रतिबंध कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया उस पर, अब नहीं कर सकते आप, ठीक है। और ये भी कहा कि यूरोपीय यूनियन आप भी प्रतिबंध लगा दीजिए। तो यूरोपीय यूनियन कच्चा तेल पर तो प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन प्राकृतिक गैस पर, यानी कि ऊर्जा वाला जो कुछ भाग होता है, ऊर्जा से रिलेटेड जो व्यापार होता है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया। हाँ, लेकिन इतना कहा कि नॉर्डो 2 पाइपलाइन जो है, नॉर्ड 2 जो पाइपलाइन है, ठीक है, ये एक पाइपलाइन, ऐसा पाइपलाइन बनाया गया है जो रसिया से डायरेक्टली जर्मनी को कनेक्ट करता है, पूरे यूरोप को लगभग कनेक्ट करेगा, और यहाँ से गैस, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस भेजने का काम करेगा। तो ये रसिया का परियोजना था, उसको अभी स्थगित कर दिया है। और क्या किया है कि जो ऊर्जा वाला जो भी मतलब कंपनी था, ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट जो करता है यूरोप में, उस पर सीमित मात्रा में सीमित कर दिया है, पूरा खुले तौर से नहीं, किसी को छोड़ा है, बाकी सबको प्रतिबंध लगा दिया है यूरोपियन यूनियन पे, ठीक है। तो ये दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ जो अभी हमने बताया कि डोनबास एरिया के अंदर, जो यूक्रेन के जो डोनबास एरिया थे, उसके अंदर जो डोनेट्स्क और लुहांस्क 2 शहर थे, वो और वहाँ के लोग, और पुतिन, जो व्लादिमीर पुतिन है वो, और रसिया के जो विदेश मंत्री है वो, रसिया के संसद के जो सदस्य है वो, रसिया के सरकार के जो सदस्य है वो, इन सब का जो विदेशी संपत्ति है उसको जब्त कर लिया गया है। तो विदेशी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, ठीक है, विदेशी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो रसिया का एक और भाग हमने अभी दिखाया था आपको कुछ देर के अंदर, मतलब कुछ देर पहले मैप के अंदर, कि ये रसिया है, तो रसिया, और ये इस्टोनिया है, ये लतविया है, ये लिथुआनिया है, तो यहाँ पर एक छोटा सा रसिया का भी भाग है। तो रसिया यहाँ से उड़ करके यहाँ पर जाए, इसके लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हवाई एयर का आप उपयोग नहीं कर सकते, जो एयर सिस्टम है उसका आप उपयोग नहीं कर सकते, ये ब्लॉक कर दिया, प्रतिबंध कर दिया है, ठीक है। अपने पश्चिमी, इसका जो पश्चिमी हवाई अड्डा है वहाँ पर नहीं जा सकता, अच्छा प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये हो गया। 5वां एक और चीज़ क्या हुआ कि रसिया का जो भी सरकारी प्रसारण था, सरकारी चैनल, जो कंपनी जो सरकारी चैनल का काम करते थे, जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार का हो या फिर कंपनी का हो, वो प्रसारण सब बंद कर दिया है, मतलब टीवी पर नहीं आएगा, ठीक है, वो बंद कर दिया। एक और पॉइंट अगर हम देखें तो
एक और क्या पॉइंट बनाया, मतलब प्रतिबंध का ही, कि इसमें यदि हम आपको बता दें कि कितने प्रतिबंध लगे हैं, लगभग 5300 से अधिक प्रतिबंध लगाया गया है रसिया के ऊपर, और साथ साथ डोनबास वाला एरिया के ऊपर। तो 5300 से अधिक प्रतिबंध लगाया गया, जो लगभग सबसे ज़्यादा है, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश में ये आ गया रसिया। क्योंकि देखिए इसके पहले ईरान, सीरिया और नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगा हुआ था। ईरान, सीरिया और नॉर्थ कोरिया पर। ईरान कहाँ पर है आप यहाँ देख सकते हैं, ये भारत है, तो यहाँ पर ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, और यहाँ सीरिया है। तो ईरान और सीरिया पर प्रतिबंध लगा। और यहाँ पर देखिए ये चाइना है, तो यहाँ पर ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया, यहाँ जापान है, तो नॉर्थ कोरिया पर, तो नॉर्थ कोरिया और ईरान और सीरिया पर प्रतिबंध लगाया गया था। बहुत प्रतिबंध लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा लगा है रसिया के ऊपर। और ये प्रतिबंध लगाने वाले कौन कौन है देश? एक अमेरिका खुद, फिर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, यूरोप का देश है, ठीक है। तो ये सारे जो देश है ना, ये क्या कर दिया है, और भी है, जापान है, ठीक है, ताइवान है, सिंगापुर है, तो ये सारे जो देश है ये सब लगा दिए हैं, इस पर प्रतिबंध में सपोर्ट किए हैं। इतना क्लियर है? तो ये सारे विश्व का प्रतिक्रिया रहा इस युद्ध को लेकर के। क्लियर है? अब समझते हैं कि इसका प्रभाव कहाँ पर है, इसका प्रभाव हमारे देश पर कैसा पड़ेगा, ठीक है, और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ऐसे प्रतिबंध लगाने से, ऐसे युद्ध होने से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके प्रभाव में सबसे पहला चीज, पूरे विश्व में 12% कच्चा तेल, ठीक है, 12% कच्चा तेल और 16% प्राकृतिक गैस, ठीक है। प्राकृतिक गैस 12% कच्चा तेल और 16% प्राकृतिक गैस, लगभग दुनिया में ये मतलब वैश्विक स्तर पर इतना परसेंट का हिस्सेदारी रसिया का होता था। ये इतना परसेंट कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस पूरे विश्व को देता था। क्लियर है? तो जो प्रभावित हो गया, जो बंद हो गया, अब जाहिर सी बात है कच्चा तेल नहीं है, नेचुरल गैस नहीं है, तो जाहिर सी बात है कच्चा तेल का मार होगा। अब जाहिर सी बात है, आप खुद समझिए ना, डिमांड है और सप्लाई नहीं है। हम इस पेन का जरूरत, देखिए इस पेन का जरूरत है और ये पेन अब मार्केट में मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या होगा, ये पेन का कीमत बढ़ेगा ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कीमत। तो इस तरीके से अब इसका कीमत बढ़ा, कच्चा तेल का कीमत बढ़ा, तो जाहिर सी बात है भारत के ऊपर भी जो खुदरा व्यापार है उस पर भी कीमत बढ़ने लगेगा और हर तरीके से छोटे छोटे चीज़ों पर कीमत बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कई सारा चीज़ भारत आयात भी करता है और कई सारा चीज़ कई जगहों से दूसरे जगह पर ले करके जाता है, तो तेल का खर्चा तो ज़्यादा होगा, तो तेल महंगा हुआ तो जाहिर सी बात है सब गुड्स पर, जितने भी वस्तुएँ हैं सब पर जो है पैसा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उसका महंगी ज़्यादा हो जाएगा, उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है मतलब रसिया लगभग यदि हम बताएं तो 40% पैलेडियम, 40% पैलेडियम और 70% नियोन, 70% नियोन और पैलेडियम 40%, कौन? रूस। और ये यूक्रेन 70% नियोन वैश्विक स्तर पर निर्यात करता था, देता था, और पैलेडियम रूस देता था 40%, जो अब लगभग प्रतिबंध के कारण थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। अब देखिए पैलेडियम तो पक्का प्रभावित हो गया 40%, और ये नियोन तो यूक्रेन का है, इस पर तो प्रतिबंध उतना लगा है नहीं, लेकिन फिर भी ये भी तो प्रभावित हुआ ही है ना, इसको अभी तो हानि हुआ ही है, कई सारा हानि हुआ है, युद्ध हुआ तो हानि तो होगा ही। तो ये दोनों जो धातुएं हैं ना, ये दोनों धातु है, ये सेमीकंडक्टर के बनाने में उपयोग होते थे। सेमीकंडक्टर शायद आप जानते हो, एक चिप के जैसा होता था, एक इस तरीके से एक डब्बा होता है, ठीक है, इस तरीके से एक डब्बा होता है, और इस डब्बे के चारों तरफ एक छोटे छोटे पिन के जैसा, ऐसे तार के जैसा ऐसे लगा होता है। आप देखेंगे हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगभग ये लगा ही होता है,
ठीक है। ये ऊपर ब्लैक कलर का होता है, नीचे ग्रीन कलर से अटैच होता है मदरबोर्ड के पास। तो ये सेमीकंडक्टर क्या अर्धचालक होता है, एक बिजली का होता है, करंट पास करता है लेकिन हल्का हल्का करता है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान में करंट आ जाएगा फिर। तो सेमीकंडक्टर का ये बनाने का ये काम होता था पैलेडियम और नियोन के द्वारा। तो एक सामान्य रूप से इसका बहुत ज़रूरत है, ठीक है। पूरे विश्व में हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगभग वो होता ही है सेमीकंडक्टर, वो चिप लगा ही होता है, ठीक है। आप सर्च करिएगा सेमीकंडक्टर और थोड़ा सा गूगल पर देख लीजिएगा कैसे होता है। अब आप समझिए, ये तो हुआ ये मामला, ठीक है, सेमीकंडक्टर का मामला। और भी यदि मामला हम समझे तो देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा का वो है, मतलब रक्षा जो उपकरण है, जो सिक्योरिटी करने का जो हथियार जनरली हम कह सकते हैं, हथियार का जो बेचने का काम करता है हथियार को, वो सबसे दुनिया में नंबर 1 है अमेरिका। और दूसरे नंबर पर है रूस। दूसरा नंबर पर है कौन? रूस, जो लगभग 20% निर्यात करता है। 20% पूरे दुनिया का 20% हथियार को निर्यात करता है कौन? रसिया, जो वो भी प्रभावित होगा। अब यदि हम हथियार की बात करें तो चौथा पॉइंट में हम देख सकते हैं कि भारत जो है रसिया से, भारत 60% हथियार, सैन्य उपकरण जो है, सेना का जो उपकरण है, इक्विपमेंट है, वो 60% रसिया से आयात करता है, खरीदता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S-400 की यदि हम बात करें, S-400 जो एक मिसाइल है, मतलब जो 400 मीटर तक की दूरी तक जो भी मिसाइल इसके ऊपर से गुजरेगा, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल हो चाहे क्रूज मिसाइल हो, जो भी हो, तो उसको हवा में ही मार गिराता है। तो ये S-400 रसिया से ही आयात किया है भारत, ठीक है। तो इसके ऊपर भी प्रभाव तो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। एक और भारत जो है रसिया के साथ काम कर रहा है, जिसका नाम है AK-203। जैसे आप पहले सुने होंगे AK-47 का नाम सुने होंगे आप। AK-47 और AK-47 का मारक क्षमता लगभग 400 मीटर तक होता था, लेकिन इसका मारक क्षमता AK-203 का 800 मीटर तक है, ठीक है। इसका मारक क्षमता कितना है? 800 मीटर तक, और ये सटीक मार करता है। और ऊपर से ये एक लाइट वेट है, इसका वजन 3.8 kg होता है, लेकिन इसका वजन 4.5 kg के आसपास होता था। 4.5 या 2 kg ऐसी कुछ है, या 3 kg जो भी है। तो इसका एक लाइट वेट है, ठीक है, इससे थोड़ा सा हल्का भी है, और इसका पावर भी ज़्यादा है। ये क्लियर है? तो ये AK-203 जो है, ये साझा उत्पादन करने का काम कर रहा था। एक वर्ड यहाँ पर लिखते हैं, साझा उत्पादन। साझा उत्पादन का काम करना था अमेरिका। और देखिए, साझा उत्पादन करने का मतलब, उत्पादन होता है प्रोडक्शन करना, उत्पत्ति करना, और साझा का मतलब मिल करके, ठीक है, पार्टनरशिप वाला काम। तो भारत और रसिया मिल करके भारत में AK-203 का जो है उत्पादन करना स्टार्ट करने वाले थे, जो ये भी प्रभावित हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्विफ्ट पर जो स्विफ्ट करना है, हमारे रुपया और रसिया का रूबल में जो स्विफ्ट करना है, वो जो करेंसी है, करेंसी में मुद्रा है, पैसा, वो स्विफ्ट करने के लिए वो बंद कर दिया है। तो दिक्कत तो सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे आगे देखते हैं क्या चल रहा है, क्या होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें शायद आपको अब समझ में आ रहे होंगे कि क्या माहौल बना हुआ है, क्या चीज़ें हैं। आज की क्लास में हम लोग यही देखें कि रूस यूक्रेन के बीच का जो तनाव है वो क्यों हुआ। यूक्रेन की यदि हम बात करें तो अभी यूक्रेन के अंदर थोड़ा सा एक और पॉइंट आपको हम यदि बता दें तो अभी यूक्रेन के अंदर वर्तमान में 43.7 मिलियन जनसंख्या है। 43.7 मिलियन जनसंख्या, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख, इससे गुना कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा 43.7 मिलियन तो टोटल जनसंख्या है ना, इसमें 77.8% जो जनसंख्या है वो यूक्रेन के हैं, यूक्रेन के मूल निवासी हैं। और 17.3% जो जनसंख्या है वो रूस के हैं, रूस के जो लोग हैं वो यहाँ पर है 17.3%। और भी यदि हम बात करें तो अदर जो परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, वो जो भी बचा वो अदर है, यानी कि भारत के कुछ लोग हो सकते हैं, अगल बगल के देश के कुछ लोग हो सकते हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ें हैं, क्लियर हो गया। इसका जनसंख्या की बात हो गया। इसकी एरिया की यदि हम बात करें तो ये 6 लाख वर्ग किलोमीटर है,
6 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और रसिया के एरिया की बात करें, रूस के एरिया की बात करें अगर हम, तो ये लगभग 1 करोड़ 71 लाख वर्ग किलोमीटर है। 1 करोड़ 71 लाख वर्ग किलोमीटर रूस का एरिया है और यूक्रेन का एरिया 6 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ये हो गया। अब अगर एक चीज और हम आपको बता दें कि यूक्रेन से अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा कि लगभग 20,000 प्रवासी को, 20,000 भारतीय को यूक्रेन से वापस लाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन गंगा के तहत, नमामि गंगे या ऑपरेशन गंगा ऐसी कुछ था ना, तो उसके तहत, नमामि गंगे नहीं, ऑपरेशन गंगा ऐसी कुछ नाम था शायद। नमामि गंगे तो गंगा को साफ करने का एक परियोजना है, गंगा नदी को साफ करने का। तो 20,000 भारतीय को वापस लाया गया। अब यदि हम ये कहें कि अभी भी यूक्रेन में 20,000 था ना भारतीय, और रसिया में अभी भी 15,000 भारत के लोग हैं, 15,000 भारतीय हैं रसिया के अंदर। अब आप देख सकते हैं ऐसा अस्थिरता का माहौल बना हुआ है रसिया के अंदर भी। अस्थिरता, स्थिर नहीं, अस्थिरता, अस्थिरता समझ रहे हैं ना, स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, इस तरीके से। तो अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि भविष्य में हो सकता है एक चुनौती के सामने, चुनौती के रूप में आ जाए, क्योंकि अभी भी युद्ध चल ही रहा है। क्या माहौल है, कैसे युद्ध रुकेगा, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो देखिए अब ये कुल मिलाकर के बात तो ये सारा हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर के बात ये पूरा हो गया है। रूस यूक्रेन का विवाद क्या था, देखिए सारा चीज़ हमने समझा। रूस यूक्रेन के बीच तनाव क्या है, उसके तनाव के कारण क्या है, यूक्रेन का थोड़ा सा एरिया और जनसंख्या की बात कर ही लिए, और फिर रसिया और यूक्रेन के जो ऐतिहासिक संबंध है वो क्या है वो समझें। फिर उसके बाद रूस में कैसे यूक्रेन विलय हुआ था वो भी समझें, और रूस और यूक्रेन के संघर्ष का जो अभी वर्तमान कारण है वो भी समझें, और विश्व का प्रतिक्रिया क्या है इस युद्ध को लेकर के, और इस पर प्रभाव क्या पड़ा है इस युद्ध का। तो ये सारा चीज़ हमने देख लिया। अब थोड़ा सा एक अपना सलाह, एक अपना राय दे सकता है आदमी, कोई भी, आप भी अपना राय दे सकते हैं, हम भी अपना राय दे सकते हैं। तो एक चीज़ हमको जिसे निष्कर्ष के तौर पर, कंक्लूजन के तौर पर, ये सारा चीज़ जब हमने क्लियर किया तो एक कंक्लूजन के तौर पर एक राय लिख सकते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन का, यदि इस पर कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना कि रूस और यूक्रेन के बीच जो आर्थिक, जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, जो युद्ध का तनाव बना हुआ है, युद्ध का जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल की वजह से जो आर्थिक दिक्कतें हुई है, जो प्रभाव हुआ है वैश्विक स्तर पर, या फिर हमारे देश पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है, उसके बारे में आप टिप्पणी कीजिए या फिर डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। तो ये यदि क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप एक निष्कर्ष के तौर पर इसको लिख सकते हैं कि यूएनएससी के अंदर, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तहत क्या भारत इस परिषद में अस्थायी रूप से, ठीक है, किस रूप से, अस्थायी, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। स्थायी और अस्थायी में अंतर है, परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी के जैसा है। कौन, भारत किसका सदस्य है, यूएनएससी का। तो भारत के सामने जब पूछा गया था तो भारत बताया भी कि नहीं, अभी हम मतलब किसी के सपोर्ट में नहीं है, नहीं रसिया के, नहीं अमेरिका के, ऐसा मतलब चुपचाप रहा, कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि बैलेंस बना करके ही चलना है, क्योंकि किसी भी देश से बिगाड़ कर रहना ठीक नहीं है। और साथ ही ये भी कोशिश करना है कि ये ध्यान रखना होगा पूरे देश को मिला करके कि वार्ता के माध्यम से ही इस समस्या का हल निकाले, जितना भी वार्ता हो सके, मतलब बात हो सके, और बैठ करके सब में सहमति हो, सारे देश मिल करके कोशिश ये करें कि बातचीत कर करके हम जो है इस समस्या का हल निकाल सकें। नहीं तो युद्ध पूरा देश को ख़त्म कर सकता है। परमाणु बम कहीं स्टार्ट हुआ तो फिर समझ ही सकते हैं, बहुत बड़ा विनाश के कगार पर हमारा पृथ्वी भी जा सकता है। तो ये सारा पूरा माहौल है। अब आप इसके बारे में ज़रूर कुछ बताइएगा, कुछ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये क्लास। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।